DJ video, just press and make it full screen. ये देखो उड़द का आटा है। हाँ 11 किलो। 11 किलो। हाँ उसमें ये मसाला डालो। अच्छा हाँ और वो ऐसा घुमा के ऐसा थाली में डालते हैं देखो। हाँ एक 11 किलो का डब्बा जिसमें 5 लीटर पानी डालेगा। हाँ और एक इतना मसाला और फिर क्या होता है फिर उधर से वो पानी मसाला मिलके 17 किलो आटा होने को बनता है। अच्छा और फिर इधर से क्या होता है ये देखो कूटने को देते हैं। इसमें मसाला आप सब अभी ये ऐसा आता है ना कुछ के ऐसा होता है। अच्छा और फिर उधर बेन लोग को देते हैं ऐसे देते हैं आप। हाँ वजन कर सब वजन करते हैं और फिर अगले दिन वो पापड़ बनाते हैं। आज बनाएंगे और कल लेके आएंगे और परसों पैसा मिलता है और उनको सिखाते हैं आप कैसे बनाते हैं। अभी पहले ही सिखाया है ना चालू करते हैं बेन लोग नया आते जब ही सिखाते हैं बाद में सिखाना नहीं पड़ता है उसको। और कोई भी यहाँ पे मेंबर बन सकता है। हाँ कोई कर सकता है। कोई कितना मेंबर है ये इस उद्योग का मेंबर कितना है लिज्जत पापड़ का। ऐसा तो सब पूरा पकड़ के 4,000 है। 4,000 40,000 4,000 40,000 बॉम्बे में नहीं सब बात सब। और आपको कितना साल हो गया है यहाँ मेरे को 25 साल हो गए। 25 कैसे शुरू किया आपने इधर ये नया चालू किया ना। तो हम लोग को बोले इधर काम मिलता है। हम लोग क्या ज्यादा पढ़े भी नहीं कुछ नहीं हम इधर आएंगे देखने को आए तो ऐसा ऐसा पापड़ मिलने का है और घर में लेके जाएगा तो बच्चा लोग को भी देखने को मिलेगा और पापड़ भी मिलेगा तो पैसा भी मिलेगा इसलिए हम चालू किया। हम लोग को इधर सिखाया 2 दिन बाद में हम लोग घर में आटा लेके जाते। When a group of women got together more than 40 years ago to make pappers to supplement the family income, they could not have dreamed that this simple exercise would end up as a 300 crore empire. As business stories go, the story of Lijjat Papad is almost a fairy tale. गिरगांव में हमारी ब्रांच पहली शुरुआत हुई उधर साथ बहनों सब मिलके नक्की किया कि हम लोग क्या करेंगे दोपहर को सुबह पति अपने घर पे काम पे जाते हैं तो घर में हम लोग बैठते हैं तो क्या करेंगे बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं फिर अकेले बैठते हैं तो लोग ने नक्की किया 40 में तो अच्छी लोहाना करके सब लेडीज एक होती तो उन्होंने नक्की किया कि हम लोग क्यों कुछ काम नहीं करें तो ऐसा करके उन्होंने पापड़ का काम किया। पहले दिन उन्होंने 4 पैकेट बनाए 4 पैकेट बनाए तो बाजार में ऐसे दिए तो दूसरे दिन वो दुकान वाले ने बोला कि हमको 4 से ज़्यादा पैकेट चाहिए ऐसा करके फिर बेनों ज़्यादा जुड़ते रही उधर ही 150-200 लेडीज हो गई। फिर उधर कितना टाइम लगा 200 होने तक 200 होने तक मेरे को 3-4 महीने लगे बस। हाँ 3-4 बस। हाँ बाद में उधर थोड़ा जगह कम है बहुत ही कम था बाद में हम लोग वडाला गए वडाला में ब्रांच चालू किया ऐसा इस बाड़े का जगह लिया और शुरुआत की उधर से ऐसे करके ब्रांच बढ़ते गए और लेडीज फिर गिरगांव के गिरगांव में रह गए वड़ा कुटला में से इधर से उधर से लंबे लंबे चाल गए फिर उनके लिए वडाला खोल दिया ऐसा करके आगे आगे ब्रांच शुरू हो गई। Lijjat Papad could not have had humbler beginnings. On March 15, 1959, 7 women who lived in an old building in Mumbai's Girgaon locality came together to make 4 packets of papads, which they sold at the bazaar.
To begin this enterprise, they borrowed 80 rupees. The papas were good enough for the shopkeeper to ask for more the next day, and so Lijjat was born. And in that first year, had sales of 6,196 rupees. Today, Lijjat has 40,000 members, and the organization is run from a head office in Mumbai by a committee of 21 women. सेंटर अब कितने हो गए हैं? 60 63 शाखा है और 40 डिवीजन है। चपाती डिवीजन है, सस्ता डिटर्जेंट है, मसाले है, गेहूं आटा है, ऐसे बहुत सारे हमारे डिवीजन है। तो ये तो बहुत बड़ा अब उद्योग है, तो इसको आप ही संभालती हैं? हाँ, हमारी कमेटी है इसकी, सब मिलके हम लोग डिसीजन लेने का वो 21 कमेटी मेंबर भी लेते हैं। और ये जो कमेटी है, इसमें किस तरह से मेंबर चुने जाते हैं? कमेटी में भी जो पापड़ वाली बहनों हैं वो ही मेंबर बनती है। बाद में उनसे 6 ऑफिस बेरर चुने जाते हैं। 6 ऑफिस बेरर में वो लोग फिर रखे जाते हैं कुछ कमेटी के, ये इनको ये करना होता है। अच्छा, और सबसे ज्यादा ब्रांच कौन से जमाने में खुले थे, कौन से साल में खुले थे? हाँ, बंद कर दीजिए वीडियो अब है। जो ये अचानक जो आपको एक कुछ आइडिया हो गया होगा कि कैसे महिलाओं ने 7 महिलाओं ने 60 रुपए की स्मॉल अमाउंट से एक नया कंपनी शुरू किया, और उनका आइडिया था कि जो वुमेन है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, नौकरी मिले, लेकिन ऐसे में जहाँ पे उनको घर में रह के जो कर सकें। तो देखिए उन्होंने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया लगाया कि आपको ऐसा फैक्ट्री नहीं जाना, 9 घंटे काम नहीं करना, आप आइए, आप डो जो है वो लेकर जाइए, घर में रोल करिए, ड्राई करिए और वापस लेके आइए, फिर दूसरे दिन दूसरा डो ले आइए। इज़न्ट दैट आपको फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, आजकल जो हम लोग फ्लेक्सी वर्क आवर्स की बात करते हैं ना, इसमें, लेकिन उनका देखिए उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि उनको एक ब्रांड चाहिए। हर वुमेन अगर अपना अपना ब्रांड बनाएगी तो कैन दे कॉम्पीट विद बिग कंपनीज। अगर आप सब सोचो कि मैं अपना एक अलग ब्रांड बनाऊंगी, अलग ऑर्गेनाइजेशन करूंगी, तो ये बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको एक कॉमन ब्रांड बनाना पड़ेगा। उसके लिए एक महिलाओं ने अपना एक संस्था शुरू किया, और उसमें ये सब महिलाएं जो सिस्टर्स हैं वहाँ पे, जो मेंबर्स हैं उनकी, वो पापड़ बना के लाती हैं। बट उसके साथ आपको एक टीम चाहिए जो कि उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सके, और वो मेंबर्स चुनाव के तहत अपना सिलेक्ट करते हैं, जो 21 मेंबर्स की कमेटी होती है, और वो कमेटी पूरी बिजनेस को रन करती है। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए लिज्जत ने ये रियलाइज़ किया कि आप बना तो लोगे पापड़, लेकिन उसको बेचना मुश्किल काम है। उसके लिए आपको एक ब्रांड बनाना पड़ेगा जो कि एक अच्छा खासा लोगों के बीच में जिसका अवेयरनेस और लोग जिसको ट्रस्ट कर सकें। तो उन्होंने उसके लिए मार्केटिंग पे ध्यान देना शुरू किया, एक टीम बनाई मार्केटिंग की, और मार्केटिंग ने लिज्जत पापड़ एक ब्रांड नेम रखा। फिर उन्होंने इसको एडवर्टाइज भी किया, क्योंकि जब तक आप शुरू में छोटे स्तर पे करोगे, बाद में बड़े स्तर पे, तो उन्होंने इसको इवन दूरदर्शन के समय, आपको अगर आप बहुत पुराने समय की बात है, तब भी इस कंपनी ने ये रियलाइज़ किया, ऑर्गेनाइजेशन ने, कि उनको ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लोगों को पता चलना चाहिए कि लिज्जत एक ब्रांड है। तो उन्होंने उस एडवर्टाइजिंग पे, ब्रांडिंग पे ध्यान दिया। लोगों का धीरे धीरे कुर्रम करके कि उन्होंने टैगलाइन बनाया, जो कि टैगलाइन होता है जिससे आपको ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, एक ये देखिए ना, एक टैगलाइन होता है या जिंगल होता है। कभी आप कोई एडवर्टाइजिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक टैगलाइन होता है, जिंगल होता है, जिससे लोग उसको याद रखते हैं, उस ऐड को, या उनके दिमाग में बैठ जाता है ब्रांड नेम। जैसे आप निरमा डिटर्जेंट पाउडर एक बहुत पुराना था, उसमें एक दूध सी सफ़ेदी उसकी एक टैगलाइन थी, या बहुत सारे जो दूसरे ब्रांड्स होते हैं उनका एक टैगलाइन होता है, जैसे दिल मांगे मोर, या थम्स अप का आपने देखा होगा, यहाँ ऐड हर जगह सलमान खान का ऐड लगा हुआ है श्रीनगर में, तो उसका टैगलाइन है टेस्ट द थंडर, इज़न्ट दैट? तो एक तुरंत सलमान खान और थम्स अप और टेस्ट द थंडर, वो सब मिलके आपके दिमाग में, आपको याद है, आप जाओगे तो आप बोलोगे मुझे थम्स अप चाहिए, इज़न्ट दैट? आप कोई दूसरा ब्रांड नहीं लोगे। अगर आपको कोई दूसरा दिखेगा भी तो आप बोलोगे नहीं, मुझे थम्स अप ही चाहिए। तो आपको ब्रांड अवेयरनेस क्रिएशन करना रहता है। तो लिज्जत ने, जो कि एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था, तब भी उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनको एक कॉमन ब्रांड नेम चाहिए जिसको वो प्रमोट करेंगे, और ताकि लोग कंज्यूमर के बीच में अवेयरनेस जाए, ट्रस्ट बने उस ब्रांड के लिए, और उसका डिमांड बढ़े धीरे धीरे। तो ऐसा कर के वो, देखो उस समय जैसे बताया इन्होंने, 300 करोड़ की कंपनी है। अभी मैंने सुना कि अभी, और ये तो बहुत पुराना डॉक्यूमेंट्री है, आज से 15 साल पहले पुराना, अगर आप देखोगे 20 साल पुरानी, 2006 का है, तो 2006 में ये 300 करोड़ था। अभी अगर आप गूगल करोगे तो आई डोंट रिमेंबर, बट इट मस्ट बी मे बी मोर देन 1000 करोड़ कंपनी। यू कैन जस्ट सी, इफ वन ऑफ यू कैन क्विकली चेक व्हाट इज़ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो जो 60 रुपये से जो कंपनी बनी,
वो 300 करोड़ रुपए बनी 20 साल पहले और अभी कई हज़ार करोड़ रुपए की कंपनी होगी, और सिर्फ वुमेन चला रही हैं। ये वुमेन ऐसी हैं, बहुत ही MBA नहीं किया उन्होंने, ये वुमेन जस्ट देखिए, आप देखिए उनमें से सबने बोला कि मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाई की थी, मेरी कम पढ़ाई थी, लेकिन वो मेहनती थी, कमिटेड थी, और उनको थोड़ा मौका मिला तो उन्होंने उस मौके का उपयोग किया और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और एक बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट किया। तो ये दिखाता है कि आपको ब्रांडिंग पे, मार्केटिंग पे, ब्रांड अवेयरनेस पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे इन्वेस्ट करना होगा, उसके बिना आपको मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया जो कि कैसे वुमेन एक बड़ी सी कंपनी क्रिएट कर सकती है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकती हैं, और जो वुमेन के डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये एक एग्जांपल है। देखा आपने, इसके मिला आपको क्या, कितना टर्नओवर है? 1600 करोड़, 1600 करोड़, रिमेंबर दैट 1600 करोड़, दिस इज व्हाट आई रिमेंबर दैट। 60 रुपीज़ का कंपनी और आज 1600 करोड़ का बन गया। आप सोच सकते हैं, वो भी वुमेन ने, वुमेन का इस्टेब्लिश किया हुआ कंपनी, और अभी भी सारा ऑर्गेनाइजेशन ही वुमेन चलाती हैं, इनके सारे ऑफिस बेरर सब कुछ वुमेन ही होती है मेंबर। तो दिस जस्ट शोज दैट वुमेन हैव मैनेजरल कैपेबिलिटी। अगर उनको सही मौका मिलता है तो वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बना सकती हैं और चला सकती हैं, ये एक दिखाता है। तो ये एक एग्जांपल है। तो हम इसमें एक आप भी डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको हमने लास्ट टाइम बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे काम करती है। अब हम देखेंगे मार्केटिंग कैसे काम करती है। मार्केटिंग में जैसे सॉरी आई एम रियली सॉरी, आई थॉट सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट, अब ये पीपीटी आप ऑन कर देंगे क्या डॉक्टर? अगर वो पीपीटी है, दूसरा पीपीटी है 5C। तो मार्केटिंग में हम कैसे बिल्ड करते हैं, मार्केटिंग ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं, और वो आप एज अ माइक्रो एंटरप्रेन्योर भी सोच सकते हो। आप जब मार्केटिंग के बारे में बोलोगे तो हम मार्केटिंग कैसे करें, तो उसके लिए एक नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। एक फ्रेमवर्क होता है जो मैं आपको एक सिंपल आधार एग्जाम्पल के तौर पर देना चाहूँगा। देखिए, ये तो एक ऐसी बेसिक चीज़ है, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुनिया में पूरे बिजनेस के लिए 2 चीज़ें बस जरूरी हैं, इनोवेशन और मार्केटिंग। बाकी जितनी सब चीज़ें ये एड ऑन हैं, सपोर्ट फंक्शन है। जैसे आप HR बोलो या मैनेजिंग फाइनेंस और ये IT या कुछ भी चीज़, ये सब एड ऑन है। एट द एंड ऑफ डे किसी भी बिजनेस के लिए बस 2 चीज़ें हैं, आप इनोवेट करो, मतलब नया प्रोडक्ट बनाओ, कुछ नया करो, कुछ नई सर्विस लॉन्च करो, और दूसरा उसको आपको मार्केट करो। अगर आपने ये 2 चीज़ें कर ली तो बाकी सब चीज़ें अपने आप जनरली मैनेजेबल होती हैं। तो ये दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि मार्केटिंग इज वेरी क्रिटिकल इन जनरल नाउ डेज फॉर एनी एंटरप्रेन्योर। आप नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे, आप एक नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर दीजिए डॉक्टर खान, अगर नेक्स्ट स्लाइड पे एडजस्ट कर दीजिए। तो मार्केटिंग कैसे काम करती है, जस्ट हाँ, तो देखिए एक फ्रेमवर्क है जो आप अगर समझ लेंगे तो काफ़ी, इस फ्रेमवर्क में लगभग सभी चीज़ें आ जाती हैं। हम मार्केटिंग कैसे काम करती है, कैसे हम मार्केटिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो मार्केटिंग कैसे काम करती है, मार्केटिंग कब जरूरत पड़ती है, जैसे आपने कोई नया प्रोडक्ट, जैसे आप में से कुछ एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, तो अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे या कोई सर्विस लॉन्च करोगे तो आपको उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि मेरी ये स्ट्रेटजी है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो आपको एक स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, और फिर उसको आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो हम कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाओ इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। या कई बार ऐसा भी होता है कि आप, जैसे आप में से कुछ लोग ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हैं, बट आप उसको ग्रो करना चाहते हो। मे बी आप एक सिटी में जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बट आप उस बिजनेस को नेक्स्ट दूसरी सिटी में लॉन्च करना चाहते हो। जैसे मे बी आप श्रीनगर में आपका कोई बिजनेस है, आप उस बिजनेस को अब एक्सपेंड करना चाहते हो, वो जम्मू में भी आप लॉन्च करना चाहते हो अपना प्रोडक्ट, या पूरे स्टेट में लॉन्च करना चाहते हो, या पूरे इवेंचुअली आपका एस्पिरेशन है कि मैं उसको दूसरे स्टेट्स में भी वो प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, अपना बिजनेस ग्रो करूँगा। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए। एक मार्केटिंग जो मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस होता है वो हमें करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमें उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो हम जब कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम कैसे बनाते हैं, तो एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है। ये लिखा तो इंग्लिश में, बट मैं आपको सिंपल तरीके से कोशिश करूँगा इस फ्रेमवर्क को समझाने की, और वो फिर आप कोशिश करिए अपने बिजनेस में अप्लाई करने का।
तो सबसे पहले मार्केटिंग में हमने बात की कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें आइडिया, एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, आइडिया जनरेशन करना पड़ता है, मतलब कौन सा बिजनेस करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट करेंगे, कई बार हमें यहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है। उसके लिए हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमें एक डिससेटिस्फैक्ट्री इक्विलिब्रियम अगर या कोई डिससेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है, हम वो देखते हैं, उसमें हम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, हम गैप आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व नहीं हो रही है, कस्टमर को कोई दिक्कत हो रही है, पेन पॉइंट आ रहा है, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं दे रहा उसको, तो मैं उसको सॉल्व करूँगा या करूँगी उस प्रॉब्लम को, या मेरी कंपनी करेगी। तो हम कस्टमर पेन पॉइंट करते हैं, बट हम उसके लिए क्या करते हैं, एक हम सिस्टमेटिक तरीका है उसका करने का, कस्टमर पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करने का, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने की, या फिर हम कहते हैं गैप आइडेंटिफाई करने की। हम उसको कहते हैं 5C एनालिसिस। जब भी आप कुछ सोचो तो आप ये 5C एनालिसिस करोगे तो आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीका मिलेगा अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने का। तो सबसे पहले हम कहते हैं 5C में, मतलब 5C मतलब 5 अलग अलग C आए हैं। कौन से 5C हैं? फर्स्ट कस्टमर, सेकेंड कंपनी, कंपटीशन या कॉम्पिटिटर्स, देन कोलैबोरेटर्स, देन द कॉन्टेक्ट्स। अगर जिसने आपने MBA किया क्या? नहीं, चल रहा है तो आपने पढ़ा होगा शायद, इसलिए आपको मालूम है। ये MBA में हम लोग पढ़ाते हैं, बट जैसे आप लोगों में से बहुत सारे दूसरे जूलॉजी और दूसरे एरिया से आए हैं तो शायद उनके लिए नया होगा, बट MBA जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत कॉमन सा फ्रेमवर्क है। तो हम जैसे कहते हैं कि पहला लेटेस्ट, हम किसी भी कंपनी, बिजनेस या एंटरप्राइज की बात करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस कस्टमर पे होता है। हम इनफैक्ट ये वर्ड बार बार बोलते हैं, कस्टमर इज़ द किंग। इन्होंने बहुत सही, ये चीज़ आप गांठ बांध के रख लीजिए कि अगर आपको बिजनेस करना है तो कस्टमर इज़ द किंग। ये चीज़ अगर आपने मान ली, समझ ली, कि फिर आपको बहुत आसान होगा बिजनेस करना, कि कस्टमर की वजह से मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। मैं जब तक कस्टमर है तब तक मैं हूँ एज अ बिजनेसमैन, इज़न्ट दैट? तो मेरा फोकस कस्टमर पे है, तो कस्टमर इज़ द किंग, जैसे इन्होंने बहुत सही बोला। ये चीज़ कोई भी अच्छा बिजनेसमैन समझता है, और जो सक्सेसफुल बिजनेस है वो तो ये बहुत अच्छे से जानता है। तो कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हम पेन पॉइंट्स हैं ना, जब हम कस्टमर को समझने की कोशिश करते हैं तभी हमें ऐसा पेन पॉइंट्स पता चलते हैं। जब हम कस्टमर से बात, देखिए कई बार आपको लग रहा है कि आपको मालूम है कस्टमर पेन पॉइंट्स, तो हो सकता है वो सही हो, बट हो सकता है वो ज़रूरी भी ना, सही भी ना हो। तो हम कस्टमर पेन पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे आपने बोला मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है, कोई भी है, मुझे एक नए प्रोडक्ट लॉन्च करना है इसमें, या नई सर्विस करनी है। जैसे इनको करना है, इन्होंने सोचा है कि यूज़ मोबाइल फ़ोन का बिजनेस, या इनका ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का बिजनेस है, लॉजिस्टिक कंपनी का। तो इनको भी इस अगर आप सोच रहे हो इस बिज़नेस को ग्रो करने का, या कोई इस बिज़नेस में आने का, तो उसको सबसे पहले कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर को समझने के लिए क्या क्या हमें उसकी नीड्स समझनी पड़ती है, कि कस्टमर को क्या चाहिए। दूसरा, हमने ऑलरेडी बताया था कि कस्टमर पेन पॉइंट्स क्या है, कि कस्टमर को क्या चाहिए बट क्या उसको मिल रहा है। हम कहते हैं नीड गैप। नीड गैप का मतलब क्या होता है? कस्टमर कहता है मुझे ये चाहिए और कस्टमर को ये मिल रहा है, लेकिन तो कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, उसकी कुछ अनमेट नीड है, इज़न्ट दैट? कस्टमर कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये सर्विस चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, ये फीचर्स चाहिए, और फिर जब आप देखते हो एग्जिस्टिंग ऑप्शंस में तो आपको पता चलता है ये सब नहीं मिल रहा है। मे बी वो उस प्रोडक्ट्स में, जैसे उन्होंने कहा कि कोई ऑनलाइन लेके बड़ी बड़ी कंपनीज मोबाइल फ़ोन खरीद रही हैं, बट कोई आपके घर में आके कोई आपसे ले, आसान बना दे बिल्कुल आपका मोबाइल का वैल्यूएशन, या अच्छा वैल्यूएशन दे। पूरा जो प्रोसेस है सेकेंड हैंड मोबाइल बेचने का या सेल करने का, वो आसान हो जाए, आरामदेह हो जाए, हैं? तो वो एक कस्टमर के लिए एक नई, मतलब कहते हैं कस्टमर का जो पेन पॉइंट है वो आप उसको डील कर रहे हो, उसको एड्रेस कर रहे हो। तो व्हाट कंज्यूमर वांट एंड व्हाट इज करेंटली गिवन, द गैप बिटवीन दीज टू वुड एक्चुअली इंडिकेट द अनमेट नीड। अनमेट नीड का मतलब ऐसी नीड जो सेटिस्फाई करेंटली नहीं हो रही है कस्टमर की, इज़न्ट दैट? मतलब गैप है, कस्टमर चाहता है ये बट वो कोई कर नहीं रहा है, ये चीज़ है। तो आप कभी भी एज अ एंटरप्रेन्योर सोचते हो तो आपको नीड गैप आइडेंटिफाई करनी है। वो कैसे करोगे? तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि आप कई बार आपको पता रहता है, कई बार आपको नहीं पता रहता। अगर आप थोड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच करना चाहते हो तो आप अपने बिजनेस में 10 जो आपके प्रॉस्पेक्ट हैं, आप किसी भी बिजनेस में सोच रहे हो तो आप 10 कस्टमर से सोचो कि मैं इन डेप्थ 1-1 घंटे की बात करूंगा, उनसे 1-1 घंटे का कन्वर्सेशन लूँगा समझने के लिए कि उनको क्या दिक्कत हो रही है। जैसे इनके कमर्शियल कस्टमर हैं, जैसे ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं या कंपनीज़ में जाना चाहते हैं B2B, तो इनको अगर ये 10 कस्टमर से बात करें कि भाई आप कैसे, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसे सिलेक्ट करते हो कस्टमर को, सर्विस प्रोवाइडर को, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है, कौन डिसीजन लेता है, क्या चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है। अगर ये 10 कस्टमर से बात करेंगे
तो इनको कुछ आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये इस तरह का कस्टमर, इस तरह के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, कस्टमर को ये दिक्कत हो रही है, करेंटली कस्टमर यहाँ जो सर्विस प्रोवाइडर है ये सब सर्विस नहीं दे रहे हैं, इज़न्ट दैट? ये हो सकता है इनको पता चल जाए कि जो करंट इंस्टीट्यूट्स हैं या कंपनीज हैं उनको ये दिक्कत आ रही है जो एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से है। तो देन ही विल नो कि अगर मैं गलतियाँ या ये प्रॉब्लम्स एड्रेस कर दूंगा तो ये लोग श्योरली मेरे पास आएंगे बिजनेस के लिए, इज़न्ट दैट? वंस ही आइडेंटिफाई कि कस्टमर्स आर अनहैप्पी विद दिस सर्विस या रिलायबिलिटी या कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरी चीज़ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये बोलेंगे कि मैं आपको ये सब चीज़ दूंगा जो चीज़ें लोग नहीं दे रहे हैं, इज़न्ट दैट? वो हमें बात करने से पता चलती है, टॉकिंग टू कस्टमर। तो आप ये मत सोचो हमेशा कि मुझे सब कुछ मालूम है। जो एंटरप्रेन्योर ये ना ये चीज़ थोड़ी सी हमारे को लिमिट करती है कि आई नो कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम हो रही है। कई बार हमें उनसे बात करना पड़ता है, खासकर जो लोग नए एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो बिजनेस में जा रहे हैं के लिए आप कम से कम कस्टमर से बात करो, वॉइस ऑफ कस्टमर, उनसे डिटेल समझो उनका क्या दिक्कत आ रहा है, और उसके साथ साथ आप दूसरों से भी बात करो। आपके जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे डॉक्टर उबेर या डॉक्टर ने यहाँ पे, या दूसरे जो मार्केटिंग और बिजनेस वाले हैं, या जो ऑलरेडी अच्छे सक्सेसफुल मैनेजर्स हैं, उनसे भी बात करो जो रिलायबल है। ऑफकोर्स अपना सीक्रेट किसी को बताओगे नहीं कि क्या आइडिया है, बट जो लोग अच्छे, बात करो कि हियर इज़ एन आइडिया, कैन यू हेल्प मी, गिव मी इनपुट, हेल्प मी इन टेकिंग इट फॉरवर्ड। तो आपको कुछ अच्छे इनपुट्स मिलते हैं, हैंड होल्डिंग भी होती है। तो ये हम कहते हैं कस्टमर को समझना। दूसरा, कंपनी, जैसे अब ये कह रहे थे कि भाई मेरी कंपनी तो अभी मोबाइल स्पेस में है, वो एग्री में जा सकती है कि नहीं, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार आइडिया आपको कुछ अलग ही जगह के हो जाएंगे जहाँ से आपका लेना देना नहीं है, ये भी हो सकता है। तो आपकी स्ट्रेंथ है कि नहीं, जैसे मेरी स्ट्रेंथ है मान लो कि अर्बन एरिया में बिजनेस करने की, टेक बिजनेस करने की, बट मेरे को सडनली अगर कोई आप एग्री बिजनेस दे दोगे तो मुझे वो सोचना पड़ेगा कि मेरी स्ट्रेंथ है क्या उसमें, मैं वो समझ सकता हूँ कि मेरे को टेक बिजनेस तो समझ में आ गया, मोबाइल फ़ोन बिजनेस तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे एग्रीकल्चर का बिजनेस वो मेरे को समझ में आएगा कि नहीं, इज़न्ट दैट? तो हमारा एज अ कंपनी वो हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इज़न्ट दैट? जैसे अभी मान लो डॉक्टर खान बोलते हैं सडनली कि हमें अभी मेडिकल कॉलेज चलाना है, तो हो सकता है वो बिजनेस स्कूल बहुत अच्छा चला सकते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज चलाने में उनको दिक्कत आएगी क्योंकि वो मेडिकल के नहीं है, इज़न्ट दैट? कोई दूसरा चला सकता है वो बिजनेस स्कूल बहुत अच्छा, आई एज्यूम, ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग लिबर्टी, बट हमारी हर एंटरप्रेन्योर्स की लिमिटेशन और स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। स्वॉट एनालिसिस, जैसे ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो ये एक स्वॉट एनालिसिस होता है। हाँ, जब कभी भी आप कुछ करो, बिल्कुल जैसे आप बताएंगे क्या होता है, थोड़ा गुजराती लैंग्वेज में अगर आप बता पाएँ तो और भी अच्छा होगा, सॉरी कश्मीरी लैंग्वेज में इनके उसमें, कि स्वॉट एनालिसिस को ये आपकी लैंग्वेज में, हाँ आप बताइए क्या होता है। हाँ हिंदी इनकी लैंग्वेज में बताइए, इंग्लिश में नहीं। हाँ समझ रहे हैं, ये हमें करना पड़ता है समय टू समय। ये एक कई बार हमारा अहम होता है या ईगो होता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, ये भी एंटरप्रेन्योर्स का कई बार होता है। ये अक्सर लोग सोचते हैं ना कि मैं ये बिजनेस भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। हाँ, जबकि आपको याद रखना कि आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, हैं आपका स्ट्रेंथ है कुछ बिजनेस में और कुछ में नहीं होगा। हाँ, जैसे इनको टैग और ऐप की समझ है, तो ये उनका उन्होंने ऐप ऑलरेडी बना लिया है, इज़न्ट दैट? बट हो सकता है आप में से जो और कोई आया हो, जैसे मुझे मालूम नहीं उनका ऐप और टेक में कितना अंडरस्टैंडिंग है, तो हो सकता है आपका टेक और ऐप में नहीं है। देखिए दोनों लोगों का अलग अलग स्ट्रेंथ है, इज़न्ट दैट? इनका स्ट्रेंथ टेक और ऐप में है, इनका लॉजिस्टिक में है, जो कमर्शियल व्हीकल्स कैसे ऑपरेट करते हैं, उनका रूट प्लानिंग और ये सब चीज़ों में इनकी अंडरस्टैंडिंग। तो हर का ये चीज़ भी ध्यान रखना हमें कि हम हर कुछ कर लेंगे, ये नहीं होगा। तीसरा होता है कंपटीशन। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए कि कहीं भी किसी बिजनेस में कंपटीशन कितना है और कंपटीशन की स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी नहीं देखना है कि हो सकता है हमसे बेटर लोग ऑलरेडी बैठे हैं उस बिजनेस में, तो या तो हमें उनसे बेटर बनना है कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में। तो हमें कंपटीशन का ध्यान रखना है। जो हम कस्टमर पेन पॉइंट, कस्टमर नीड की बात कर रहे हैं, तो हमको कस्टमर की नीड जो कॉम्पिटिटर कर रहा है उससे बेहतर करनी होगी,
नहीं तो फिर तो आप कस्टमर कॉम्पिटिटर से डील नहीं कर पाओगे। तो कंपटीशन को समझना कि हम कौन कौन हमारे बिजनेस में कॉम्पिटिटर है उसका। हाँ, आप बोल रहे थे, हाँ बताइए, आप कश्मीरियत में बताइए कंपटीशन कैसे इम्पोर्टेंट है। हाँ बताइए। वही ना, अपने कंप्यूटर्स को टारगेट बनाना है, हाँ। जो वो कर रहे हैं उससे बेटर हमें करना है, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो हमसे हमें इंटरेक्ट देखना है हो वो जाए। क्या करते हैं। हाँ हाँ, पहले क्या करते हैं शुरुआत में। हाँ वही ना, उनकी वीकनेस और इनकी स्ट्रेंथ्स भी जाने, और खुद की बिजनेस की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को भी Competitor जाने। analysis। तो उस हिसाब से हम वो कहते हैं ना कि वो करेंगे कि हमारे वीक पॉइंट्स कहाँ पे और हमारी स्ट्रेंथ कहाँ पे कंपटीटर से ज़्यादा है कम है, उनको एनालाइज करके हम अपनी बिजनेस को आगे चला सकते हैं कंपटीटर से। बिल्कुल सही। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। कोलैबोरेशन हमेशा चाहिए रहता है। आपको रॉ मटेरियल के लिए किसी पे डिपेंड करना पड़ेगा, आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सप्लाई के लिए किसी पे डिपेंडेंट करना पड़ेगा। आप अकेले कुछ नहीं, सब कुछ नहीं कर सकते हो, ये भी एक है। आप ये सोचोगे कि मैं रॉ मटेरियल ग्रो भी कर लूँगा, उसको सेल भी कर दूंगा, अपने शॉप भी डाल दूंगा, इज़न्ट इट? हर कुछ तो नहीं होगा। जनरली आप कहीं ना कहीं दूसरों के साथ काम करोगे, हाँ कोलैबोरेट करोगे। तो आपको किसी भी बिजनेस में कोलैबोरेटर्स चाहिए। जैसे मशीन आपको कहीं से खरीदनी पड़ सकती हैं, सीड्स खरीदने पड़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी जैसे ऐप बनवाना है इनको, तो हो सकता है ऐप ये नहीं आता हो उनको, लेकिन उनको कहीं कोई देखना पड़ेगा कि भाई कोई टेक कंपनी है जो मेरे लिए ऐप बना दे या मेरी वेबसाइट बना के रखे। इज़न्ट इट? बहुत सारे लोगों को, जैसे आप में से वेबसाइट और आईटी का आइडिया नहीं होगा, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन ये लिए मेरे साथ कर सकता है। So not only that, you can turn your competitors as your collaborators. समटाइम्स ऐसा हो जाता है। हाँ, Rather than that, my model. कुछ केसेस में, हाँ कुछ, जैसे आपके मॉडल में आपने कंप्यूटर को उठाया, जैसे There are companies like Nitco, there are Puneet Logistics, there are Golden, Temple Logistics. For example, if they bring load from there to here, I give them here because otherwise from here they would have to go empty. So I am getting load from there. तो ये बहुत अच्छा बात है। Then they have emptiness also at their own yards. So I provide that also. एग्जैक्टली तो कई बार आपको कॉम्पिटिटर भी कोलैबोरेट बना सकते हो। तो ये चीज़ भी तो जैसे बिल्कुल सही उन्होंने कही। और हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट होता है। देखिए हर कल्चर, कॉन्टेक्स्ट को हम कल्चर भी कहते हैं। जैसे हर कल्चर में, जैसे आप कोई बड़ी कंपनी बनाओगे, आप जैसे या कहीं आप सेल करोगे अपना प्रोडक्ट, लेट अस एज्यूम आप यहाँ से सेफ्रॉन एक्सपोर्ट कर रहे हो, हम लोग सभी बात कर रहे थे, तो हर कल्चर अलग होगा। अगर आपको थाईलैंड में बेचना है या मिडिल ईस्ट में बेचना और यूरोप में बेचना, तो आप हर कल्चर अलग होगा, इज़न्ट दैट? आपको मार्केट समझना पड़ेगा। आप सोचोगे कि थाईलैंड का कस्टमर और यूरोप का कस्टमर और मिडिल ईस्ट का एक जैसा होगा, वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि सब कल्चर बहुत मैटर करता है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह का कल्चर होगा या थाईलैंड में होगा या यूरोप में होगा, तीनों अलग है। तो आपको कल्चर समझ के बिजनेस करना पड़ेगा कि वहाँ का कल्चर और कॉन्टेक्स्ट कैसा है, इज़न्ट दैट? तो ये सब चीज़ें, मतलब जो आप मार्केटिंग कैसे कम्युनिकेट, जैसे आपकी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होंगी यूरोप में और थाईलैंड में, दोनों में अलग होंगी, इज़न्ट दैट? या फिर इंडिया में भी आप देखोगे कि इंडिया में भी लैंग्वेज अलग अलग होती है, इज़न्ट दैट? तो आप अगर केरला जाओगे, केरला में एक बार जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया भी बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन कल्चर बहुत अलग अलग है इंडिया में भी। तो आप लोग महिलाएं हैं, आपको मालूम होगा ये चीज़ कि अगर आप केरला में जाओगे तो जो खाने का सामान होता है, खाने की रिफाइनिंग होती है, जो खाना बनाते हैं, फ्राई करते हैं, आपको मालूम है वहाँ कौन से तेल से, ऑयल से खाना बनता है? केरला में आप जाओगे तो आप लोग किस तेल का यूज़ करते हो? मस्टर्ड ऑयल। देखिए नॉर्दर्न इंडिया में या इस साइड जो पूरा अधिकतर जगह मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है, लेकिन केरला में ऐसा नहीं होता। केरला में खाना किस तेल से बनता है? कोकोनट ऑयल से। वही होता है, होता तो दूसरा भी है, लेकिन वहाँ पे एक कल्चर है कि बहुत समय से, बहुत शुरू से ही वहाँ खाने, जो हम लोग कोकोनट का ऑयल सर में लगाते हैं, आई एज्यूम आप लोग भी लगाते होंगे ना, कि बाकी जगह जैसे नॉर्दर्न इंडिया में कोकोनट का तेल से खाना नहीं बनता, उसका एक अलग सा टेस्ट आता है। अगर आप बनाओगे तो शायद आपका कोई खाएगा नहीं खाना, है ना? लेकिन केरला में जो महिलाएं हैं, घर में लोग कोकोनट ऑयल से ही खाना बनाते हैं, तो वो कल्चर है, अलग हो गया, इज़न्ट दैट? अगर आप मस्टर्ड ऑयल केरला में बेचोगे तो काम नहीं करेगा, और या फिर कोकोनट ऑयल यहाँ एज ए एडिबल ऑयल बेचोगे तो वो काम नहीं करेगा, इज़न्ट इट? हर स्टेट का कल्चर इंडिया में भी अलग अलग होता है, दूसरे में तो अलग ही हो जाएगा, इज़न्ट इट? आप श्रीलंका में जाओगे तो कुछ अलग हो जाएगा थोड़ा। तो हमें जब बिजनेस करना रहता है तो हमें वहाँ समझना पड़ता है कि कल्चर क्या है, इज़न्ट दैट? तो हर चीज़ की अलग अलग डिफरेंस होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत सटल डिफरेंस है कि जैस्मीन जानते हो ना आप? हाँ, यहाँ पता नहीं कश्मीर में आप क्या बोलते हो, जैस्मीन ही बोलते हो? तो जैस्मीन है ना, वो साउथ में उसको बड़ा लोग स्पिरिचुअल और सेक्रेड मानते हैं,
मतलब वो लोग जो महिलाएं जो होती ना साउथ में, वो अपने बालों में लगाती हैं, उसको वेणी कहते हैं या कुछ, हाँ जूड़ा में लगाती हैं, और वो इवन टेम्पल्स में चढ़ाते हैं जैस्मिन को, हाँ ऐसा जैम्पन में गॉड को वो करते हैं। बट अगर आप साउथ में जाओगे, लखनऊ में जाओगे, तो जैस्मिन थोड़ा सा उतना पवित्र चीज़ नहीं माना जाता है, वो थोड़ा सा मतलब उतना सेक्रेड नहीं है। जैस्मिन का उपयोग लोग पुराने ज़माने में वो जो गाने बजाने और वो सब वाला कल्चर था ना, वहाँ वो उसमें यूज़ होता था। इज़न्ट दैट, वो पवित्र नहीं माना जाता। इज़न्ट दैट, तो कई बार एक ही चीज़ अलग अलग जगह अलग अलग तरह से डिफाइन होती है। जो एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा सेक्रेड है, वो दूसरी जगह सेक्रेड नहीं है ना। कल्चर में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, समझ रहे ना आप। तो कल्चर भी समझना पड़ता है हमें। अगर आप बिजनेस कर रहे हो इंडिया में ही अलग अलग स्टेट में, तो आपको लैंग्वेज तो है ही अलग, आपको हर लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। आपका अब आप केरला में जाओगे तो आपको मलयाली, अब वो तो ऑब्वियस है कि हर स्टेट में आपको उनकी लैंग्वेज से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये चीज़ है कि हमें ये समझना पड़ेगा अगर हमें बिजनेस करना है। तो कई बार तो एक ही स्टेट में, जैसे कई बार होता है कि जैसे आप गुजरात में ही देख लो कि नॉर्थ गुजरात और साउथ गुजरात में थोड़ा सा खाने में अंतर आ जाता है। कई जगह स्पाइसी खाना खाते हैं, कई जगह, हाँ इज़न्ट दैट। तो थोड़ा सा आपको ये बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम समझते हैं, तब हमें वो इन सब से हमें अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, गैप आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलती है, और हम इन सबको ध्यान में रख के अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। इज़न्ट दैट। तो ये चीज़ ये कि अगर आपको केरला में बिजनेस करना तो केरला को समझना पड़ेगा। इज़न्ट दैट। यहाँ आप सोचोगे कि बिना समझे मैं बिजनेस कर दूंगा, तो आप बहुत चांसेस हैं कि आप फेल हो जाओगे। इज़न्ट दैट। तो कहीं भी आप बिजनेस करने से पहले समझो, पहले चाहे आपका अपना मार्केट है तो भी समझो, नया मार्केट है तब तो और ध्यान से समझो। तो ये सब हम लास्ट सी कहते हैं, इसको हम कहते हैं 5C एनालिसिस। तो 5C का मतलब है कि इन्वायरमेंट को समझना। आप अगर बता दें, सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कश्मीरी में जो भी कहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को समझना जरूरी है बिजनेसमैन के तौर पे। हमें बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना, समझ रहे हैं। तो आप जब भी करो तो ये थोड़ा सिस्टमेटिकली कोशिश करो कि मैं ये करूँगा या करूँगी, मैं ये एनालिसिस। जब आपने कर लिया है, जब ने ये समझ लिया, तो फिर आप कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मैं केरला का एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे स्टूडेंट ने ऐसा किया। आप ये सब देखिए, ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस हैं ये वाले स्लाइड्स में, कि कस्टमर में हम क्या करते हैं, व्हाट नीड्स डू वी सीक टू सेटिस्फाई। हमें सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी कस्टमर की नीड्स को एड्रेस कर रहे हैं। हाँ, और खासकर वो अनमेट नीड है तो और भी अच्छा है, ऐसी नीड जो कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। इज़न्ट दैट। कोई कस्टमर की ऐसी नीड है वो जो नहीं कोई सेटिस्फाई कर रहा, तो वो बहुत आसान हो जाता है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि नायका ने सोचा कि कोई ऑथेंटिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट कोई नहीं दे रहा, सब लोग अनश्योर हैं कैसे होगा। तो इसी तरह कंपनी का स्केल, हमें व्हाट कॉम्पिटेंसी जो कि हमारे पास ये है, एबिलिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस है, उस नीड को पूरा सेटिस्फाई करने के लिए, हु कॉम्पीट्स विथ अस इन मीटिंग दोज नीड्स। तो आप हमेशा याद रखो, अब यहाँ पे थोड़ा और आप केयरफुल हो रहे हो। जिस बिजनेस में आप बात कर रहे हो, जिस नीड को आप सेटिस्फाई की बात करो, उसमें कौन कौन कॉम्पीट कर रहा है, क्योंकि ये हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है। कई बार आपको यही आइडिया नहीं रहता कि भैया हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, यहाँ पे इस शहर में, इस स्टेट में, बाहर। हमें सबका कंपटीशन को एग्जैक्टली तो ये चीज़ हो। हमारे वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर था, उसने किया था बटर कर्ड, मतलब मिल्क प्रोडक्शन का। हाँ। उससे बेटर वहाँ पे ऑलरेडी कंपटीटर्स बैठे थे 15। जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारा इन्वेस्ट किया, एट द एंड वो फेल हो गया ड्यू टू कंपटीटर्स उससे बेटर कर रहे थे। जब वो गया उनसे चेक करने के लिए कि उनकी स्ट्रेटजी कैसे है, उसकी स्ट्रेटजी उनसे बहुत ज़्यादा वीक थी, तो वो बंद ही हो गया 1 मंथ 2 मंथ के बाद। देखिए, तो ये जिन्होंने एग्जांपल दिया, कि इसने जो बटर कार्ड का एग्जांपल दिया कि वो कॉम्पिटिटर्स उससे अच्छा कर रहे थे, अच्छा प्रोडक्ट ऑलरेडी कर रहे थे, और उसको मालूम ही नहीं था। मतलब उसने पहले सोचा नहीं कि मैं कॉम्पिटिटर से अच्छा प्रोडक्ट दे पाऊंगा क्या। अच्छा प्रोडक्ट या तो अच्छा क्वालिटी में, फीचर्स में, या फिर प्राइस में। इज़न्ट दैट। हम जब बात करते हैं किसी में, तो जनरली या तो हम अच्छा सर्विस दें, अच्छा प्रोडक्ट दें। अट्रैक्शन होती है, ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ये होती है कि वो कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, प्रोडक्ट्स को ज़्यादा नहीं देखते बीच में जितना। कि ब्रांडिंग हम बात करेंगे, ब्रांडिंग भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर ब्रांडिंग बिना, हाँ
ब्रांडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए आपका कस्टमर जैसे होता है ना कि जो आप कह रहे थे, हमारा प्रोडक्ट अगर दूसरों से अच्छा है, या तो फीचर्स में या फिर सर्विस में या फिर प्राइस में, तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़, जैसे हमने दूसरों से अच्छा प्रोडक्ट बना दिया है। देखिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, वो बाद में हमारा पोजिशनिंग में होगा, ये पार्ट में थोड़ी देर में आऊँगा। इस पार्ट में दूसरों से हम कैसे अच्छा बनाते हैं, हम उसको पोजिशनिंग कहते हैं। आप ये नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर देंगे, रिक्वेस्ट आपसे। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये चीज़ ध्यान रखिए, ये हम लोग जब हमने 5C एनालिसिस कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कस्टमर की ये नीड हम मैट करेंगे या कस्टमर का ये पेन पॉइंट हम डील करेंगे, जैसे हम ये प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करेंगे। जैसे कोई नया प्रोडक्ट होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा कि कई बार लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो एक किसी ने आइडेंटिफाई किया, हमारे एक स्टूडेंट ने, कि जो आप जानते हो गन्ने का जूस, आई डोंट नो कश्मीर में मिलता है क्या, शुगर केन जूस। तो शुगर केन जूस तो क्या होता था पहले, जब हम लोग छोटे शहर में हैं तो हमारे को वहाँ वो जो लोकल ठेला वाला होता है ना, वो निकाल के देता है। लेकिन जब हम बड़े शहर में पहुँच गए, दिल्ली, बॉम्बे में या विदेशों में, वहाँ तो अब कोई शुगर केन जूस मिलता नहीं है। और दूसरा फिर हम बहुत हाइजीन कॉन्शियस हो जाते हैं, इधर जहाँ हमारे पास पैसे आते हैं तो हमको लगता है ये ठेले वाले का सामान लेना, हाँ वो अपने साफ़ नहीं रख रहा है, उसका ये है वो है, तो हम लोग थोड़ा सा बंद कर देते हैं, दैट हाइजीन कॉन्शियस हो जाते हैं। तो उसने ये लॉन्च किया कि एक अपॉर्चुनिटी है कि शुगर केन जूस कोई नहीं दे रहा पैक्ड में, आपको पैक्ड जूस मिल जाते हैं जैसे पॉमग्रेनेट या गोवा या मैंगो, लेकिन शुगर केन जूस अभी तक कोई नहीं बना रहा। तो उसने सोचा मैं ये बनाता हूँ, इजंट दैट। तो उसने एक आइडेंटिफाई कर लिया, ये एग्जांपल है कि मैं पैक्ड शुगर केन जूस दूंगा। इसी तरह उसने ये सोचा, एक आइडिया लगाया। अब अगर मान लो उसने ये आइडिया लगाया, तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये नीड तो मैं बना रहा हूँ नया प्रोडक्ट, लेकिन अब हम जो दूसरा स्टेज में आते हैं तो अब हमें डिसाइड करना पड़ता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। हम उसको शॉर्ट में STP कहते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा आप और उसको लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए ज़्यादा अच्छे समझने के लिए। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हम हर जो मार्केट है उसमें बहुत अलग अलग तरह के कस्टमर्स हैं। कोई बहुत रिच कस्टमर हैं, कुछ लोग मिडिल इनकम है, कुछ लो इनकम है। जैसे देखिए आप देखेंगे यहाँ पे कि कुछ लोग बड़ी महंगी कारों में चलते हैं, ऑडी BMW में, इजंट दैट। कुछ लोग अपना मारुति 800 जैसे सिंपल कार में चलते हैं, कुछ 2 व्हीलर में चलते हैं और कुछ साइकिल में भी चलते हैं, इजंट दैट। मार्केट में हर तरह के लोग हैं, मतलब कुछ लोग 10,000 रुपये कमाते हैं, कुछ लोग 10 लाख रुपए महीने कमाते हैं, इजंट दैट। तो अब दोनों कस्टमर अलग अलग हैं। मैं 10,000 कस्टमर को अगर कुछ सेल करूंगा जो 10,000 रुपये महीने कमाता है और जो 10 लाख रुपए कमाता है, तो दोनों कस्टमर अलग अलग हैं ना। और इसी तरह यंग और ओल्ड कस्टमर अलग हैं। जैसे अब यंग कस्टमर्स हैं, आप देखिए वो दिन भर हम लोग बात कर रहे थे कि उनको पूरी टेक्नोलॉजी का पता है, तुरंत वो 2 मिनट में, जैसे उन्होंने मुझे बता दिया 1 मिनट में कि टर्नओवर कितना है, इजंट दैट। अब मैं किसी 60 ईयर ओल्ड को पूछूंगा तो वो तो बोलेगा कि अरे मुझे मालूम नहीं, और उसको मालूम ही नहीं कैसे पता चलेगा, इजंट दैट। तो जो यंग 20 ईयर ओल्ड कस्टमर है और जो 60 ईयर ओल्ड कस्टमर है और जो 40 ईयर ओल्ड है, मैं उनकी मदर से बात करूंगा तो वो उनका टेक्नोलॉजी कंफर्ट बहुत अलग होगा, आई एज्यूम है जनरली। जो आजकल जैन जी की हम बात करते हैं, जैन अल्फा की बात करते हैं, तो हमारा ये भी है कि कस्टमर अलग है। अगर मैं यंग कस्टमर को बेच रहा हूँ तो वो तो 2 मिनट में कंपेयर कर लेगा तुरंत, इजंट दैट। उसको मैं बेवकूफ़ नहीं बना पाऊंगा आजकल, इजंट दैट। वो 2 मिनट में सारा प्राइस देख के, फीचर देख के कंपेयर कर लेगा क्या होगा। बट जो थोड़ा ओल्ड कस्टमर होंगे उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। इसी तरह रूरल अर्बन कंज्यूमर की अलग रिक्वायरमेंट होती है, जो अर्बन कंज्यूमर वो होते हैं वो अलग होते हैं। इसी तरह कोई भी सेगमेंटेशन, जैसे हम आमतौर पे जेंडर, ऑक्यूपेशन होता है, जैसे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड, वो लोग भी अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। जोग्राफिकल होता है बहुत सारा, रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन। जैसे इंडिया में आप देखोगे कि आप अगर दिल्ली में कोई प्रोडक्ट सेल करोगे दिल्ली के कस्टमर को, और कोई विलेज है बिहार में, वहाँ का कस्टमर दोनों अलग होगा, इजंट दैट। दोनों का बहुत अंतर होगा दोनों में। तो ये कस्टमर अलग अलग होते हैं। तो इसका कहने का मतलब एक साथ हमारा जनरली हमने ये मार्केटिंग में लोग ये सीख पाए कि एक ही साथ हम सब कस्टमर को रीच आउट नहीं कर सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया शुगर केन जूस, पैक्ड शुगर केन जूस, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं हर किसी को बेच दूंगा ये, या हर कोई खरीदेगा मेरा, ये बहुत मुश्किल है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि सोचना पड़ता है कि हम मार्केट को कैसे डिवाइड करें, सेगमेंट करें हमारे प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, और फिर हम किस सेगमेंट को टारगेट करें। तो देखिए अब हम जो बात कर रहे थे कि शुगर केन जूस है, वो तीनों तरीके से, अब सिंपल तरीके से आप सोचिए कि लो इनकम, मिडिल इनकम और हाई इनकम।
अब वो कौन वो खरीदेगा प्रोडक्ट, बताओ आप खुद सोचो। पैक्ड शुगर केन जूस अगर मैं श्रीनगर में लॉन्च कर रहा हूँ, लेट अस एज्यूम, या दिल्ली में लॉन्च कर रहा हूँ, तो कौन खरीदेगा? वो मिडिल इनकम खरीदेगा कि लो इनकम खरीदेगा कि हाई इनकम खरीदेगा? या मुझे अगर ज़्यादा कौन खरीदेगा, या फिर मैं किसको टारगेट करूंगा? लेट अस एज्यूम कि तीनों खरीदने को तैयार हैं, तो बट मुझे मालूम है कि मैं तीनों को, जैसे मैं ना 3 के लिए मुझे अलग अलग कार चाहिए। मैं मारुति 800 रिच को नहीं बेच सकता, मारुति 800 में लो इनकम को नहीं बेच सकता, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है, वो तो अपना स्कूटर से ही खुश है, इजंट दैट? हाँ, तो मिडिल देखिए वो आप डिसाइड करो। मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि देखो, अगर आप मिडिल को, लो इनकम तो हम कह सकते हैं कि वो इतना हाइजीन कॉन्शियस नहीं होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, वो तो बोलेगा मैं ठेले से ही जाके खरीदूंगा, इजंट दैट? वो बोलेगा कि यार मुझे 10 रुपये से ज़्यादा नहीं देना, ये तो मुझे 5 रुपये 10 रुपये ग्लास मिल जाता है। हाँ, तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि लो इनकम शायद नहीं ले, रूरल में कोई नहीं लेगा आपका गन्ने का जूस, इजंट दैट? आप गन्ने का जूस लेके जाओगे तो बोलेगा मेरे खेत में ही गन्ने होते हैं, इजंट दैट? मैं तो खुद ही खा लेता हूँ ऐसा, तो मुझे क्या पैक जूस चाहिए है? तो वो रूरल एरियाज में शायद कोई नहीं लेगा, लो इनकम वाला नहीं लेगा। अब आपके पास चॉइस होगी कि मिडिल में लेना, मिडिल में भी एक अपर मिडिल होता है और एक हाई इनकम होता है, तो उसमें आपको फिर केयरफुली सोचना पड़ेगा कि मैं किस में ध्यान दूँ, क्योंकि मैं मिडिल में सोचूंगा तो मिडिल शायद लेगा, लेकिन मैं फिर उसमें क्या होगा कि मुझे मार्जिन कितना मिलेगा। कई बार होता है ना, जैसे मेरा ऑडी बेचने में मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा, मारुति 800 बेचने में मार्जिन कम होगा, इजंट दैट? आपको मालूम होगा, लेकिन दोनों चलते हैं। क्यों चलते हैं? मारुति 800 भी बिकता है मार्केट में और ऑडी भी बिकता है, तो ऑडी खरीदने वाले कम लोग हैं, हाँ, देयर निशेस। लेकिन कंपनी को वहाँ ऑडी, वो जैसे साल में आप सोच रहे हो कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक एंट्री लेवल कार, एग्जैक्ट डेटा नहीं मालूम, बट आई एज्यूम कि इजीली एंट्री लेवल कार 5-6 लाख यूनिट बिक जाती होगी इंडिया में, 5-6 लाख कार बिक जाती होंगी, हैं? लेकिन ऑडी और BMW 15-20 हज़ार ही बिकेंगी, इजंट दैट? या थोड़ा और बिकेंगी। तो मार्केट, क्योंकि अगर हम मिडिल में जा रहे हैं तो बहुत बड़ा मार्केट होगा, हाई इनकम में जा रहे हैं तो कम होगा, लेकिन हाई इनकम में फिर हमारी मार्जिन ज़्यादा हो जाती है, इजंट दैट? फिर हम कम लोगों को बेचते हैं, बट हम सर्विस बहुत अच्छी देते हैं, बहुत एक्सक्लूसिव रखते हैं, मार्केटिंग ब्रांडिंग में बहुत खर्च करते हैं, मार्जिन ज़्यादा होती है। मिडिल में हम कम मार्जिन रहता है, लेकिन हमारा कस्टमर बेस बहुत होता है। कई बार हम लो में तो बहुत बड़ा कस्टमर हो जाता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था निरमा का, एग्जांपल, वो निरमा और अभी व्हील एक प्रोडक्ट है, व्हील शायद आपने भी देखा होगा, है? तो ये सस्ता होता है, 50 रुपये किलो का होता है, बट वो, हाँ, निरमा ओरिजिनली था, पायनियर था, फिर व्हील यूनिलीवर का आया। तो वो लोग लो इनकम और लोअर मिडिल इनकम को टारगेट करते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम है। जैसे आप बता रहे थे फेयर एंड लवली और लॉरियल, इजंट दैट? अब फेयर एंड लवली, लॉरियल की सेगमेंटेशन में क्या स्ट्रेटजी बताइए, आप लोग जानते होंगे। फेयर एंड लवली किसको टारगेट करता है? बहुत रिच वुमेन को टारगेट करता है, वो नॉर्मल मिडिल इनकम वुमेन को टारगेट करता है। बट लॉरियल किसको टारगेट करेगा? बहुत एलीट, इजंट दैट? लॉरियल के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, इजंट दैट? तो वो फेयर एंड लवली जो खरीदता वो लॉरियल नहीं खरीदता, इजंट दैट? या जो लॉरियल खरीदता वो फेयर एंड लवली खरीदता, इजंट दैट? दोनों एकदम अलग अलग क्लाइंटेल हैं। इवन देखो शैम्पू में आप देखो, सोप में देखो, जैसे आप कुछ लोग लाइफ बॉय खरीदते हैं, कुछ डव खरीदते हैं, दोनों एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं। तो लाइफ बॉय क्या, लोअर जो अफोर्डेबल, जिसको हम मास प्रोडक्ट कहते हैं, वो खरीदते हैं, और जो डव होता है वो थोड़े अपर इनकम वाले खरीदते हैं, इजंट दैट? इसी तरह आप सोचोगे क्लिनिक प्लस शैम्पू और पेंटीन, दोनों में अंतर है, आपने देखा होगा ना। क्लिनिक प्लस थोड़ा सस्ता आता है, थोड़ा मिडिल वाले खरीदते हैं, पेंटीन थोड़ा हाँ महंगा है तो हायर इनकम वाले खरीदते हैं, इजंट दैट? तो सब हमें सेगमेंटेशन देखना पड़ता है। कई बार एक ही कंपनी के 2-3 प्रोडक्ट होते हैं, जैसे यूनिलीवर है, वो उनके पास अलग अलग प्रोडक्ट हैं, हर के लिए अलग है। वो कहते हैं लो इनकम है तो हम आपको व्हील दे देंगे, आप मिडिल इनकम हो तो हम रिन दे देंगे, हाई इनकम है तो हम आपको सर्फ एक्सेल देंगे। तीनों के लिए उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट बना के रखे हैं, समझे आप? तो ये हमें सेगमेंटेशन बहुत जरूरी है। हम ये सोच लें कि एक ही प्रोडक्ट हम सबको बेच देंगे, तो क्योंकि सब अलग अलग, हर कस्टमर अलग तरह से बिहेव कर रहा है, इजंट दैट? जो लॉरियल खरीद रहा है या पेंटीन खरीद रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, वो अलग तरह से देख रहा है प्रोडक्ट को, और जो लो एंड में लाइफ बॉय खरीद रहा है या व्हील खरीद रहा है वो अलग तरीके से देख रहा है। तो हमको सेगमेंट करना पड़ता है, और फिर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि देखिए हमारे पास ऑप्शन है मास मार्केट, जैसे निरमा करता है, या फिर हम निश बहुत छोटे से ग्रुप को टारगेट करते हैं, या फिर हम कभी प्रीमियम एंड को टारगेट करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पेंटीन या लॉरियल वो हाई एंड कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं।
तो ये इसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। तो पहले हम सेगमेंट करते हैं। सेगमेंट कैसे करेंगे? एज के बेसिस पे, हाँ, या जेंडर के बेसिस पे, अर्बन रूरल के बेसिस पे, कई बार हम एथनिसिटी पे करते हैं। जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो अलग अलग कंपनीज, कई बार जैसे अमेरिकन, हिस्पैनिक्स, यूरोपियन, एशियन, इस तरह के सेगमेंटेशन करती हैं और सबके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती हैं क्योंकि सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह का सेगमेंटेशन हम कर सकते हैं। तो जब हमने सेगमेंटेशन कर लिया तो नेक्स्ट आप चेंज कर देंगे स्लाइड क्या? एक्सक्यूज मी, स्लाइड चेंज कर देंगे क्या? नेक्स्ट स्लाइड्स। तो टारगेटिंग सेगमेंटेशन देखिए यहाँ, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो ये हम डेमोग्राफिक वेरिएबल पे सेगमेंटेशन करते हैं, कई बार हम लाइफस्टाइल के बेसिस पे भी करते हैं, कई बार हम पर्सनैलिटी पे भी करते हैं। जैसे कई लोग, हम जब आप देखोगे अगर इक्विटी प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जैसे रिस्क टेकिंग और नॉन रिस्क टेकिंग, जैसे डेट प्रोडक्ट उनके लिए होते हैं जो रिस्क नहीं लेते, और इक्विटी प्रोडक्ट्स जिनके लिए होते हैं, हाँ, जो रिस्क टेकर्स के लिए होते हैं। चेंज कर देंगे आप स्लाइड फर्दर। इसके बाद जो डिसीजन आता है पोजिशनिंग वाला, एक मिनट एक्सक्यूज मी, वो चेंज कर स्लाइड, पोजिशनिंग वाला। तो पोजिशनिंग, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। तो टारगेटिंग में क्या होता है, जब हमने सेगमेंट कर लिया, टारगेटिंग सेगमेंटेशन से जुड़ा है कि उसके बाद हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम, जैसे हमने लो इनकम, हाई इनकम, मिडिल इनकम कर लिया, या हमने डिसाइड कर लिया जैसे हम कह रहे थे अर्बन या रूरल कंज्यूमर, या हमने डिसाइड कर लिया कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स में भी होता है मैन वुमेन, जैसे कई जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैन को अलग से टारगेट करते हैं और वुमेन को अलग से करते हैं। तो आपका टारगेट, जैसे आप कोई सोप लॉन्च कर रहे हो या कोई भी और प्रोडक्ट, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका टारगेट मैन है, वुमेन है, या दोनों है, और दोनों में अंतर आएगा क्योंकि दोनों का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो टारगेटिंग हम कहते हैं कि किस सेगमेंट को हम सर्व करेंगे, ये डिसीजन सेगमेंट कर लिया, उसके बाद हम किसको सर्व करेंगे, इसको हम टारगेटिंग कहते हैं। या नेक्स्ट वाला कर दीजिए, स्लाइड चेंज कर दीजिए। तो पोजिशनिंग, हाँ, ये सबसे जरूरी चीज़ होती है जो आप लोग ब्रांडिंग, बार बार कई लोग आप में से बोल रहे थे, ये चीज़ अब पोजिशनिंग में आती है। ये उसी चीज़ से जुड़ी हुई है, गैप आइडेंटिफिकेशन से, जो कस्टमर पेन पॉइंट से जुड़ा हुआ है। कि जब हम कोशिश करते हैं किसी भी बिजनेस में, ये कह रही थी कि बहुत सारे कंपटीशन है, वो कर्ड बटर की बात कर रही थी, तो उसने ध्यान नहीं दिया कि कंपटीशन है और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट बेहतर है ऑलरेडी। तो जब हम पोजिशनिंग के बारे, पोजिशनिंग क्या होता है? पोजिशनिंग का सिंपल मतलब है डिफ्रेंशिएशन। हमारे को अपने प्रोडक्ट के बारे में डिफ्रेंशिएटेड इमेज अपने कस्टमर के दिमाग में बनानी है। मतलब हमारे कस्टमर हमारे बारे में जब भी सोचे तो वो सोचे कि ये अलग है दूसरों से, कुछ अलग चीज़ें। अलग वो किसी में भी हो सकता है कि वो शायद हमें कई बार हम जैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं कि वो लोएस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर है, कि वो अच्छा प्रोडक्ट देता है लेकिन उसकी कीमतें जनरली बहुत कम होती है, वो सस्ता और अच्छा देता है, जैसे हम कहते हैं। तो अगर मतलब प्रोडक्ट इज़ रिलायबल एंड देन इज चीपेस्ट, जैसे मारुति इंडिया कहती है कि हमारा माइलेज सबसे अच्छा है, हमारी जो प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो बहुत कम है, तो हम उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं इकोनॉमी या मास प्रोडक्ट। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो दूसरे जो इमेज होती है, जैसे डिफ्रेंशिएशन, वो अलग अलग तरीके से होती है, कई अलग अलग तरीके। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा पोजीशनिंग समझने के लिए। आप लोगों में से मिल्क का एग्जांपल दे रहे थे, तो कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती हैं, छोटी छोटी कंपनियां भी करती हैं। मिल्क प्रोडक्ट में कैसे डिफ्रेंशिएशन होता है, तो आप देखो, पहले हमारे इंडिया में एक आइसक्रीम थी, जो आप लोगों ने क्वालिटी वॉल्स सुना होगा, एक यूनिलीवर कंपनी है, बड़ी सी मल्टीनेशनल, वो बनाती थी। बट वो जो कंपनी बनाती थी उसमें ऐसा लोगों को ने बाद में रियलाइज़ किया कि वो लोग ये समझ रहे हैं कि वो आइसक्रीम है, बट वो आइसक्रीम नहीं है, वो टेक्निकल में फ्रोज़न डेजर्ट है। फ्रोज़न डेजर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रूल्स है वो कहते हैं कि अगर आइसक्रीम आप तभी बनाओगे जब उसमें मिल्क फैट होगा। जैसे मिल्क से बनेगी तो वो आइसक्रीम है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे कि मिल्क फैट के साथ सीमिंगली जब उसमें वो वेजिटेबल फैट मिक्स कर रहे थे। जो वेजिटेबल फैट सस्ता होता है, 200 रुपये किलो का ऑयल आता है, मिल्क घी कितने का आता है, 800 रुपये का आता है, 1000 का आता है, इसन't दैट? तो आपका सस्ता हो गया। तो और वो ये कह रहे थे कि हम तो कह ही नहीं रहे इसको आइसक्रीम, हम तो ये फ्रोज़न डेजर्ट कह रहे हैं। तो ऐसा कर रहे थे। जब अमूल इस मार्केट में एंटर हुआ तो अमूल ने सोचा, देखिए ये कंपटीशन की वीकनेस है कि लोगों को मालूम नहीं है कि ये फ्रोज़न डेजर्ट है, रियल मिल्क नहीं है इसके पास, ये वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा है, ये तो कॉम्पिटिटर को हम अटैक कर सकते हैं, हाँ, और ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो अमूल ने एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसको उन्होंने कहा रियल मिल्क रियल आइसक्रीम। उन्होंने कहा हमारी आइसक्रीम सिर्फ मिल्क से ही बनती है, हम कोई वेजिटेबल ऑयल यूज़ नहीं करते हैं।
और फिर उन्होंने दूसरी चीज़ जो कहा था सेगमेंटेशन की, जो क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम बड़ी महंगी होती थी, 50 रुपए की, 60 रुपए की। अमूल ने कहा हम वही आइसक्रीम आपको आधी कीमत में देंगे। अमूल वॉल्यूम देखता है, जैसे अमूल की स्ट्रेटजी होती है कि मैं थोड़ा सस्ता सामान बेचूंगा ताकि सब लोग खरीद पाएँ, इजंट दैट। क्वालिटी वॉल्स बोल रहा था हम कुछ को बेचेंगे और ज़्यादा मार्जिन लेंगे, तो अमूल ने उसको आइसक्रीम को डेमोक्रेटाइज कर दिया। आपने देखा होगा कि अब आपको अमूल की आइसक्रीम 20 रुपए की मिल जाएगी, इजंट दैट। अब बच्चे भी थोड़े से जो भी बोलेंगे, आप पेरेंट बोलोगे ले दो, इजंट दैट, क्योंकि सस्ता है, अफोर्डेबल है। पहले आप 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये खर्च करने से पहले सोचोगे कि भाई कितने बार देंगे। तो अमूल ने उसको सस्ता बना दिया, अफोर्डेबल, और उसके बाद उसने दिमाग में भी डाल दिया लोगों की कि भैया ये तो रियल मिल्क, रियल आइसक्रीम है। ये इसको हम पोजिशनिंग कहते हैं, कि हमने दिमाग में लोगों के डाल दिया कि ये आइसक्रीम सही भी है वो, और वो आप झूठ नहीं बोल रहे हो। देखिए पोजिशनिंग का मतलब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप झूठ बोलोगे तो पकड़ जाओगे और दूसरे लीगल और दूसरे सब कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं उनके पास अच्छा बेसिस है कि भाई हमारी तो जेन्युइन मिल्क वाली आइसक्रीम है। इसी तरह आपने एक ब्रांड देखा होगा सफोला, जो कि बहुत पहले मैरिको इंडियन कंपनी है, उसने लोगों को जब समय बदल, जो आपसे मैं ऑयल की बात कर रहा था, मस्टर्ड ऑयल और कुछ समय, हाँ रिफाइंड ऑयल यूज़ करते थे। एक समय था हमारे इंडिया में और आप हर जगह था कि हम लोग पहले वनस्पति खाते थे। डालडा एक ब्रांड होता था, आप में से जो यंग होंगे उन लोगों ने नहीं देखा होगा शायद, लेकिन आप लोग जो थोड़े बड़े हो, आज से 20 साल पहले एक ब्रांड होता था डालडा, यूनिलीवर का, वो लोग हर घरों में यूज़ होता था, लेकिन वो वनस्पति होता था, वनस्पति सैचुरेटेड फैट होता था। लेकिन लोगों को धीरे धीरे समझ में आया कि ये सैचुरेटेड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ऑयल होता है वो ज़्यादा अच्छा है, तो लोगों ने धीरे धीरे उसको बंद कर दिया। सैचुरेटेड फैट आप आजकल बहुत कम हुए, सब लोग ऑयल यूज़ करते हैं, इजंट दैट। वो तो अब ऑयल में इतना सारा कंपटीशन था, तो एक कंपनी आई, उसने क्या किया कि मैरिको, उन्होंने सफोला ब्रांड लॉन्च किया और बाद में सफोला को ऐसे पोजीशन किया कि ये हार्ट फ्रेंडली ऑयल है। रिमेंबर दैट, राइस ब्रांड ऑयल जैसे उन्होंने। और सफोला एक ऑयल यूज होता है सैफ्लावर ऑयल, सैफ्लावर ऑयल में PUFA ज़्यादा होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो वो हार्ट फ्रेंडली ऑयल होता है। मेरे पास कुछ ऐड हैं लेकिन अभी शायद समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको दिखाता। अगर आप देखोगे सफोला की कोई भी ऐड, तो वो सफोला बार बार लोगों को ये बोलता है कि इट्स अ हार्ट फ्रेंडली ऑयल, इट्स अ हेल्दी ऑयल। उनके सारे मैसेजेस में यही। तो जब हम पोजिशनिंग की बात करते हैं तो हम पहले डिसाइड करें कि हमारा डिफ्रेंसिएशन क्या है कॉम्पिटिटर की तुलना में, और उस चीज़ को हम बार बार हम जब कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट करते हैं तो कंज्यूमर को समझ में आने लगता है। पोजिशनिंग में ये कई बार हम एंटरप्रेन्योर को क्या करते हैं कि हम पोजिशनिंग अच्छे से नहीं करते, तो हम उसको 10 बेनिफिट दिखाते हैं अपने प्रोडक्ट के, और अक्सर क्या होता है वो कंफ्यूज कर जाता है, इजंट दैट। आप अगर पोजिशनिंग की सोच रहे हो, आप बोलोगे मेरे पास ये 10 बेनिफिट है, तो आप 10 बताने लगोगे ना तो कस्टमर को कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप उसको 2 या 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बस बताओ, बाकी अगर जरूरत होगी पूछेगा तभी बताओ, इजंट दैट, तभी वो आपको आइडेंटिफाई करेगा। जैसे सफोला ने बस एक सिंपल दिमाग में डाल दिया बहुत लोगों के कि ये हार्ट फ्रेंडली ऑयल है, कि हम सैफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं और जिसमें हाई PUFA कंटेंट है। बस एक ही चीज़, पिछले 50 या 40 साल से सफोला बस एक ही चीज़ की बात करता है, हार्ट फ्रेंडली ऑयल, हार्ट फ्रेंडली ऑयल। तो वो उससे इमेज बन गई धीरे धीरे। तो आप पोजिशनिंग करते हो तो एक चीज़ कोई सोचो, और उसके साथ एक जैसे होता ना कोई भी टैग लाइन होती है, जैसे टैग लाइन क्या है, रियल मिल्क रियल आइसक्रीम। आप वो छोटे एंटरप्रेन्योर के तौर पे भी कोई सोचो कि मैं किस में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, और उस चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ टैगलाइन जैसा बना लो, तो वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, समझ रहे हो। तो पोजिशनिंग जैसे सफोला ने ऐसे की, आपको जैसे मैंने नायका ने भी यही इसी तरह की पोजिशनिंग की, सब कि हमारा ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं। आप कुछ भी देखोगे, अगर आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में कई बार देखो, एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, कई बार दिमाग में भी आपको सोचना पड़ता है, बड़े बड़े ब्रांड को आप पीछे कर सकते हो। आप फॉग एक ब्रांड जानते हो, फॉग, तो फॉग एक्स और रेक्सोना बड़े बड़े ब्रांड थे और बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में हैं, लेकिन फॉग ने क्या दिमाग से निकाला लोगों के, फॉग ने क्या पोजीशन किया, नो गैस, इजंट दैट। एक सिंपल सा आइडिया कि जब आप डिओड्रेंट लेते हो तो उसमें आधा से ज़्यादा गैस भरा रहता है, अब बाद में रियलाइज करते हो कि थोड़े दिनों बाद ही वो खत्म हो गया, इजंट दैट। तो उन्होंने कस्टमर के दिमाग में डाला नो गैस, जस्ट द एक्चुअल प्रोडक्ट, दी डिओड्रेंट। वो लोगों के समझ में आया कि ये तो सही बात है, इजंट दैट। सारे कंपटीशन गैस दे रहे हैं आपको और मैं आपको रियल बिना गैस वाला। अब वो एक छोटी सी चीज़ है लेकिन क्लिक कर गई लोगों की, है ना। बड़े बड़े ब्रांड, छोटा सा कंपनी लेकिन उसने दिमाग बहुत अच्छे से लगाया और बड़ा ब्रांड बन गया, इजंट दैट। इतने बड़े बड़े कंपनीज को उसने पीछे छोड़ दिया क्योंकि कस्टमर ने बोला, रियलाइज़ किया कि सही बात है, ये तो सब हमें गैस ही बेच रहे हैं, इजंट दैट।
तो नो गैस एक छोटा सा आइडिया, तो ये इसे हम पोजिशनिंग कहते हैं। तो कोई भी छोटे छोटे कंपनीज कभी कभी, जैसे मैं आपको दे रहा था पेपर बोट एक एग्जांपल है। पेपर बोट ऐसा नहीं कि पोजिशनिंग के लिए और ब्रांडिंग के लिए हमें बहुत पैसा चाहिए। कई बार जैसे पेपर बोट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने देखा होगा पेपर बोट, उन्होंने एक बहुत लेट अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया बट उसको एथनिक ड्रिंक के नाम पे लॉन्च किया। हाँ क्या थी पेपर बोट, आपने देखा आपने, कितने लोगों ने देखा? वो एक यूनिक शेप होता है उसका, और उसने नॉस्टैल्जिया, क्योंकि उसका यही जो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी कि व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड आई यूज्ड टू प्ले विथ पेपर बोट्स हैं, बट अब मैं बड़े शहर में आ गया हूँ, मेरा सारा पुराना दुनिया से कनेक्शन कम हो गया है हैं, तो नॉस्टैल्जिया में आई स्टिल रिमेंबर माई चाइल्डहुड डेज, जहाँ पे मेरी मॉम मुझे जो एथनिक ड्रिंक्स होते हैं ना, जैसे आपका यहाँ पे कहवा आ गया, ऐसे एथनिक ड्रिंक होते हैं अलग अलग पार्ट में, जैसे सिखंजी होती है इंडिया में, कुछ जगह सिखंजी मिलती है, कुछ जगह जल जीरा मिलता है, कुछ जगह आम पना होता है। आम पना आपको एक आम होता है, उसका मदर्स पुराने ज़माने में उसको रोस्ट करके उसमें वाटर मिला के सॉल्ट, तो ये सब चीज़ें ओल्ड टाइम में मिलती थी, बड़े शहरों में आजकल नहीं मिलती हैं। तो उन्होंने ये एथनिक ड्रिंक्स के नाम से नए ड्रिंक्स लगाए, जो कि नॉस्टैल्जिया, मुझे अपने चाइल्डहुड डे याद आ गए वो सब देख के हैं। तो उन्होंने इस तरह अपने आप को पोजीशन किया नॉस्टैल्जिया पे, एथनिक ड्रिंक्स एंड नॉस्टैल्जिया, ये उनकी पोजीशनिंग थी। तो ये हो गया, जस्ट चेंज करिए। अब अनदर 5 मिनट्स, आई वाज टोल्ड 4 o'clock, तो मैं 5 मिनट में बात अपनी खत्म करूंगा, फिर आप कोशिश करिए। ये जो हमारे एसटीपी डिसीजन हो गए, तो एसटीपी में आप सोचिए कि मैं आपको हर बार सोचना है कि मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूंगी अपने प्रोडक्ट को या करूंगा, और उसके लिए मुझे कैची टैगलाइन बनानी है। और मैं ये ध्यान रखिए, आप 10 चीज़ों के बारे में मत बोलिए, 1 या 2 या 3 चीज़ जहां पे आपका जो बहुत स्ट्रेंथ है और जो कस्टमर के लिए चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये होता है। उसके बाद हम मार्केटिंग मिक्स में आते हैं, जिसको हम 4 P's भी कहते हैं। आप चेंज कर दीजिए स्लाइड। तो हाँ, इसको हम कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ऐसे तो 12 एलिमेंट आते थे और अलग अलग डेफिनेशन है, बट अभी हम सिर्फ 4 एलिमेंट्स की बात करते हैं। हम उसको कहते हैं 4 P's। 4 P's में होता है प्रोडक्ट, प्राइस। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, How can we name the brands? On what basis we name the different places we have for live or ये कैसे? देखिए आप, ये इसका कोई एक रूल नहीं है, सब अलग अलग तरीके से होते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि ये आपका डिसीजन है कि वो ब्रांड नेम कैसे, कई सारी चीज़ें देखते हैं हम। जैसे एक चीज़, कई बार हमारा प्रोडक्ट ही बेनिफिट को नाम ही दिखाता है। जैसे एक ब्रांड, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कई बार हमारा नाम ऐसे कैची होता है। लक्ष्मण रेखा करके एक ब्रांड आपने सुना, एक कॉकरोच चौक होती थी, उसमें ये होता था कि कॉकरोच घरों में होते हैं। अब वो लक्ष्मण रेखा, अगर आपने इंडियन रामायण वाली स्टोरी सुनी है कि आपने लक्ष्मण रेखा खींच दी तो वो क्रॉस नहीं होगा, यू नो, लक्ष्मण रेखा मीन्स दैट लाइन यू विल नॉट क्रॉस। तो उसने एक ब्रांड का नाम ही लक्ष्मण रेखा रख दिया, मतलब कॉकरोच विल नॉट क्रॉस दैट, इजंट दैट? ये मतलब अब ब्रांड का नाम से ही हो गया। अब देखिए हिमालयन करके एक वाटर आता है, नेचुरल मिनरल वाटर, जो टाटा बेवरेजेस के पार्ट में। अब वो हिमालयन वाटर है, वो नेचुरल मिनरल वाटर, आरओ वाटर नहीं है। हाँ, ग्लेशियर, और वो पैक्ड डेड सोर्स होता है, वो कहते हैं हिमालयन से आ रहा है। तो अब वो हिमालयन नाम ही दिखा देता है लोगों को, भैया ये तो अलग वाटर है, तभी वो 100 रुपये का मिलता है, बाकी तो 15-20 रुपये का मिल जाएगा। हिमालयन वाटर इज सोल्ड एट 100 रुपीज़ पर बॉटल और मोर देन दैट है। तो वो ब्रांड नेम ही है उसका हिमालयन, और वो हिमालयन वाटर है, इजंट दैट? प्योर अनटच्ड वाटर है, तो वो ब्रांड नेम। लेकिन कई बार ब्रांड नॉर्मल भी होते हैं, मतलब सिंपल, जैसे उसमें कोई बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि ब्रांड नेम थोड़ा सा आसान हो लोगों को बोलने में। ऐसा कोई टफ बना लोगे तो भी डिफिकल्ट है। जैसे लक्ष्मण रेखा हो सकता है टफ हो बहुत लोगों के लिए बोलने के लिए। हाँ, एग्जैक्टली, ही सेड दिस 3 थिंग, इजी टू रिमेंबर, इजी टू रीड एंड इजी टू कम्युनिकेट। हाँ हाँ, सो ये कई चीज़ें होती, कई बार कैची ब्रांड नेम होते हैं, जैसे कुछ वो दिखाते ही हैं कि बेनिफिट क्या है। जैसे मैं आपको कह रहा था कि जैसे हेड एंड शोल्डर, तो वो थोड़ा सा पता ही चल जाता है कि पैंटीन, और या तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे एक इच गार्ड ब्रांड है, आपने सुना होगा, इच गार्ड है, मतलब वो ब्रांड नेम ही दिखा रहा है कि ये स्किन में इचेज होते हैं उसके लिए है। या पेट सफ़ा, वो ब्रांड नेम ही है, जिसको डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए पेट सफ़ा हो गया। या कायम चूर्ण, इजंट दैट? वो ब्रांड नेम से ही बेनिफिट पता चल जाता है। कई बार ऐसे ब्रांड नेम बनाते हैं, इजंट दैट? तो आपके कई बार ऐसा जरूरी होता है कि, बट जरूरी नहीं है हमेशा, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक कोई रूल नहीं है कि कैसे आप बनाओगे। कुछ प्रोडक्ट्स में कॉम्प्लेक्स होते हैं ना। हाँ, कुछ कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, वो जरूरी होते हैं। जो लोकेशंस है ना, हाँ हाँ, मैच ही नहीं होते।
एग्जैक्टली वो भी होता है, कई बार हमें वो जानबूझ के, जैसे आप जैसे सर आपने बोला हिमालयन वाटर, हाँ हाँ तो वो तो ज्योग्राफिकल लोकेशन से मैच हाँ 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 तो उसमें सिंपल है, हम्म। हिमालयन में वाटर है तो वही से सपोज हाँ हाँ निकाल के तो बोटल्स में फिर हम्म, इजी है, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट से एट द सेम लोकेशन हिमालय से एट द हाँ वो हो सकता है। तो जी हाँ, तो कोई रूल नहीं है। देखिए वो जैसे वेदिका है, वो उसमें कोई रूल नहीं है, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जैसे अब वेदिका है, वेदिका भी वो हिमालयन वाटर बेचता है, मतलब हिमालय ओरिजिन, बट वो वेदिका से कोई संबंध नहीं है उसका हिमालयन से, बट वो भी एक प्रीमियम वाटर है। जैसे वो ब्रांड है, हम कहते हैं फीजी, एक इंटरनेशनल ब्रांड है। हाँ मैं हाँ ये देखिए टैगलाइन, जैसे उन्होंने बोला ना दिमाग की बत्ती जला दे, हाँ एग्जैक्टली ये सब टैगलाइंस हैं जो कि ब्रांड की कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। तो जब आप सोचो ब्रांड के बारे में तो ये भी ध्यान, आजकल थोड़ा सा ये भी हो गया है कि अगर आप बड़ा सोच रहे हो तो आपको ऐसे कल्चरल, ऐसे ब्रांड जो कि हर कोई प्रोनाउंसिएट कर सकें। जैसे मैकडोनल्ड एक नाम है, वो जापान में जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो जापानीज़ को डिफ़िकल्टी होती थी मैकडोनल्ड प्रोनाउंस करने में, हाँ, तो उसको उन्होंने थोड़ा सा नाम कुछ जापानीज तरीके से प्रोनाउंस करने के लिए सिंप्लीफाई किया। तो कई बार ऐसा होता है हाँ, ये बहुत आया, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि कल्चरल सेंसिटिविटी नहीं, वर्ल्ड वाइड हर जगह कि कोई ऐसा जो कल्चरल सेंसिटिविटीज़, रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ जो हैं वो सब हर्ट ना हो। कोई एक ब्रांड होगा, अगर वो वर्ड क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, इज़न्ट दैट। जैसे एक मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, अभी अहमदाबाद बेस्ड की कंपनी है, कोरोना रेमेडीज़। वो कोरोना रेमेडीज़ आप गूगल पे करिए। अब वो कोरोना पहले नहीं आया था तो कंपनी का नाम तो पहले बन गया, अब वो उसके बाद कोरोना आ गया तो सोचो अब कोरोना तो अब आपका कोरोना मतलब वायरस और वो सब के कंपनी का नाम जुड़ गया, तो वो सब कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं कई बार। तो ये आपको सोचना पड़ता है कि ब्रांडिंग नाम कैसे करें, वो आप मतलब थोड़ा सा जैसे इन्होंने कुछ कहा गाइडलाइंस फॉलो करोगे, बट कई बार आपको क्रिएटिविटी भी चाहिए, कुछ कैची नाम चाहिए, तो वो आप सोच सकते हो ऐसा। फिर जो ब्रांड के साथ हमारा लोगो आता है, टैगलाइन आता है, जैसे आप सब ने देखा कि मारुति का एक लोगो है, महिंद्रा का एक लोगो है, वो धीरे धीरे आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि बार बार हम वही करें ताकि लोग आइडेंटिफाई करें, इज़न्ट दैट। जैसे निरमा के साथ जिंगल था, जैसे मैं आपको बोल रहा था दूसरी सफ़ेदी है, या डर के आगे जीते जैसे बोल रहे थे, या दिमाग की बत्ती जला दे, ये टैगलाइन होती है, वो होता है, लोगो होता है। तो हम उसको बार बार कस्टमर वो देखता है। पैकेजिंग एक जैसी होती है, देखिए जो लोग पैकेजिंग बाद में हम आते हैं तो पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए पैकेजिंग अलग होती है। जैसे हिमालयन की बॉटल आप देखोगे वो राउंड शेप और बहुत ब्यूटीफुल कलर्ड बॉटल होती है, लेकिन अगर आप किले की बॉटल देखोगे या बिस्लरी की, वो अलग बॉटल होती है, क्योंकि वो 20 रुपये में बिक रहा है, वो 100 रुपये में बिक रहा है। देखोगे पैकेजिंग होती है ना, राउंड बॉटल होती है, ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है और इम्बॉस बॉटल होती है, बड़ी प्रीमियम लुक देती है आपको, देखने पकड़ने से आपको अच्छा लगेगा, इज़न्ट दैट। बट आप सिंपल लोगे तो उसकी अलग लुक होती है। तो ये सब चीज़ें हमें पैकेजिंग, इसके साथ प्राइसिंग होती है। जैसे हम पहले जो मार्केटिंग मिक्स होता है ना, उसके 4 एलिमेंट होते थे, हम उसको 4 पीस कहते थे, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये चीज़ें आप रखिए, प्राइस ध्यान से रखिए। आपको प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना है डव जैसे तो आप अलग तरह से प्राइस करेंगे, मास बनाना है जो लाइफ बॉय जैसे तो अलग तरह से करोगे, अगर इन बिटवीन बनाना है तो अलग तरह से करोगे। इन्होंने दूसरी चीज़ बोली प्लेस का मतलब होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे सेल होगी, इज़न्ट दैट। जो प्रोडक्ट आप कहाँ पे बेचोगे, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो हर जगह अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, आप ये देखोगे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, लॉरियल या फिर वैन ह्यूजन, जैसे आप वैन ह्यूजन जाओगे खरीदने आप, तो आपको वो लोकल स्टोर में नहीं मिलेगा, वो आपको मॉल्स में मिलेगा, बड़ी बड़ी मॉल्स में मिलेगा ना। इसी तरह क्योंकि वैन ह्यूजन वो छोटे मोटे डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं रखता वो प्रोडक्ट, एक्सक्लूसिव स्टोर्स होते हैं उसके, हैं। तो इसी तरह हर चीज़ में, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं आप देखोगे मेडिकल में भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कुछ जो थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आप देखोगे पहले पेन किलर्स में भी, जैसे आयोडेक्स आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन आप कोई एक प्रोडक्ट जैसे वोलिनी आता था पहले, आजकल अब वो OTC बन गया, लेकिन पहले वोलिनी प्रोडक्ट सिर्फ आपको किराने स्टोर में नहीं मिलेगा, आयोडेक्स मिल जाएगा लेकिन वोलिनी नहीं मिलेगा, वोलिनी सिर्फ मेडिकल स्टोर में मिलेगा, क्योंकि वो पहले वो थेरेपेटिक प्रोडक्ट था, मतलब डॉक्टर्स बोलते थे तभी आप लगाओगे, और आयोडेक्स आप खुद खरीद लोगे, इज़न्ट दैट। दोनों पेन किलर हैं, लेकिन एक सिर्फ मेडिकल स्टोर में मिलता है क्योंकि वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, इज़न्ट दैट। जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे आप, मेरी वाइफ है, उसने मुझे बताया कि आप देखोगे अगर शैम्पू,
तो आपको पेंटीन लगा रहे हो जो खुद लगाते हो, लेकिन अगर आप कभी कोई ट्राइकोलॉजिस्ट या स्किन केयर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे और बोलोगे कि मुझे बाल गिर रहे हैं, मेरे हेयर फॉल, तो वो कुछ अलग तरह के आपको हेयर शैम्पू लिख के देगी। तो एक शैम्पू जो आप कभी देख सकते हो, एक आता है फॉर्मा का माइल्डी, आप अगर वो सर्च करोगे गूगल में तो मिल जाएगा आपको, फ्लिपकार्ट में, वो माइल्डी नाम है। माइल्डी है वो शैम्पू ही है, माइल्डी मतलब माइल्ड है, माइल्डी से बना हुआ है, इंटेस एक कंपनी है। तो वो थेरेपेटिक प्रोडक्ट है, मतलब वो डॉक्टर्स ही लिखते हैं, वो है सिंपल हेयर शैम्पू ही, लेकिन वो सिर्फ आपको फार्मास्यूटिकल स्टोर में मिलेगा और वो महंगा बिकता है। क्यों? क्योंकि वो थेरेपेटिक प्रोडक्ट है, प्रिस्क्राइब प्रोडक्ट है, करने को कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे आपने एक देखा होगा थ्रेप्टिन बिस्किट होता है, थ्रेप्टिन बिस्किट देखा आपने? अगर कभी आप देखोगे किसी मेडिकल स्टोर में जाओगे तो कोई जो बीमार होता है, रिकवर करता है, उसको डॉक्टर्स प्रोटीन बिस्किट देते हैं, उसको थ्रेप्टिन कहते हैं। प्रोटीन बड़ा महंगा आता है, वो सिंपल बिस्किट है, हाई प्रोटीन बिस्किट है, लेकिन वो डॉक्टर्स लिख के देते हैं जो, तो वो प्रोडक्ट सिर्फ मेडिकल स्टोर में मिलता है तो बिस्किट ही, कहने को सिर्फ प्रोटीन बिस्किट है, लेकिन वो सिर्फ आपको वहाँ मिलेगा। इज़न्ट दैट? जैसे आप पीडियाश्योर है, ये सब प्रोडक्ट्स हैं, अक्सर आपको मेडिकल स्टोर में मिलेंगे, किराने स्टोर्स में नहीं मिलेंगे। तो इसको हम कहते हैं प्लेस। लास्ट पार्ट है प्रमोशन, जिसमें आता है एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। वो हम ऑलरेडी बात कर रहे थे कि हम कई प्रोडक्ट्स को, कई ऐसा मार्केटिंग का मतलब नहीं है, कई बार आजकल डिजिटल मार्केटिंग आ गई जो आप सब लोग, बहुत अच्छा है आपकी जनरेशन के लिए, कि पहले हम लोगों को बहुत पैसा चाहिए रहता था एडवर्टाइजिंग करने के लिए, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब यूज़ करके बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा कंटेंट बना के बहुत बड़े बड़े ब्रांड बन गए। आजकल आप देखिए इन्फ्लुएंसर्स, आपको मालूम होगा, तो आजकल ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना, ब्रांड बनाना बहुत आसान हो गया है रिलेटिवली, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोई भी यूज़ कर सकता है। आपको टीवी ऐड नहीं देना, क्योंकि टीवी ऐड देने में आपको बहुत पैसा लगेगा, है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली, ब्रांड एम्बेसडर आप ढूंढ रहे हो तो बहुत महंगा, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपके लिए बहुत आसान है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारे जो आजकल टर्म्स आए हैं, SEO, SEM, तो ये हुआ। तो ये फ्रेमवर्क है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाद में एक पहले वाले फ्रेमवर्क में आप जाएंगे क्या? पहली स्लाइड में जस्ट, एक्सक्यूज मी डॉक्टर खान, डॉक्टर उमर, जस्ट पहली वाली स्लाइड में ये जो मैंने चार बताया, सबसे पहली वाली स्लाइड में एक बार चले जाइए, सबसे पहला, बस मैं उसके साथ अपनी बात खत्म करूंगा। ये देखिए, तो जब हम कस्टमर को एक्वायर करते हैं एज अ एंटरप्रेन्योर, उसके फिर हमें रिटेंशन भी करना है, ये भी एंटरप्रेन्योर्स को सोचना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है कि आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो, इसलिए हम कहते हैं कस्टमर इज किंग, जो कि भाई साहब कह रहे थे पहले कि हमारा कस्टमर इज किंग, क्योंकि हमें एक बार नहीं बेचना उसको, हाँ, तो हमें रिपीट बनाना है, और ऐसा बनाना है कि वो हमारे से बस बार बार ना खरीदे, वो 10 कस्टमर को और बताए कि भाई ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। वर्ड ऑफ माउथ, वो ये जो उन्होंने कहा ना कि वो अगर रिकमेंड करने लगे सभी को, तो वो हमारा फ्री एडवर्टाइजिंग होता है। इज़न्ट दैट? अगर आपने किसी कस्टमर को हैप्पी कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, तो वो तो खुद तो खरीदेगा ही, वो 10, 20, 50 और आजकल ऑनलाइन में तो हज़ारों को बताएगा कि भाई ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसलिए हमारे को वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़रूरी है। एज ए स्मॉल एंटरप्रेन्योर ये तो और भी ज़रूरी है। अगर जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं ये इसी वर्ड ऑफ माउथ से अपना बिजनेस कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे कल ही कोई बता रहा था कि इंस्टाग्राम वगैरह में बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स एक्टिव हैं, जो इवन कश्मीर के भी हैं, उनने बहुत अच्छी फॉलोइंग बनाई हुई है और बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है। वो लोग अपना हेल्प करते हैं कस्टमर्स को कि बेस्ट प्लेसेस कहाँ हैं, कैसे हैं, वैल्यूएट देते हैं उनके लिए सारी हेल्प। तो वो दे आर बिग नेम्स नाउ हैं, उनमें से बहुत सारे लोग बहुत फेमस हो गए। तो ये आइडिया है कि आप डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कर सकते हो। और फाइनली जो मैंने आपको कहा कि कस्टमर आप रिटेन करोगे तो आपको इवेंचुअली एज अ मार्केटर आपका गोल तो है ही कि आपको प्रॉफिट हो, तभी आप सर्वाइव करोगे और ग्रो करोगे। तो ये हमारा फ्रेमवर्क है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। ठीक है, तो आई विल एंड दिस विथ, अगर डॉक्टर खान आपका कुछ और बताइए, अगर आपके पास समय है और हमारे पास है तो आपके कोई क्वेश्चंस है जो भी हम दे, अभी समय है हमारे पास डॉक्टर उमर? हाँ 20 मिनट्स ना, तो आप बताइए आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं। नहीं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप थोड़ा सा, अगर आप कोई क्वेश्चन है, नहीं तो आपने जो फ्रेमवर्क निकाला आप एक चीज बस करिए अपने बिजनेस के बारे में या सोचने रहे तो आप गैप आइडेंटिफिकेशन और पोजिशनिंग कि आपका यूएसपी क्या होगा। जो पोजिशनिंग जो होता है ना उसको हम यूएसपी भी कहते हैं, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। तो आप जस्ट क्विकली
चाहे तो आप ये कर सकते, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो पहले वो बताइए, नहीं है तो आप 10 मिनट्स की एक एक्सरसाइज है जो फ्रेमवर्क हमने डिस्कस किया ये वाला है, आप अपने बिजनेस में लगाइए और एटलीस्ट ये चीज डिसाइड करिए कि हम पोजीशन कैसे करेंगे, हमारा यूएसपी क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, और उसके लिए क्या करना है। आप जब हम पोजीशनिंग करते हैं ना तो 3 चीजें ध्यान रखिए, हु इज माय टारगेट सेगमेंट, व्हाट एंड जब हाउ एग्जैक्टली आई विल पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब होता है कि क्या हम प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या क्लेम कर रहे हैं कस्टमर को, कि जैसे हम लोएस्ट कॉस्ट बोल रहे हैं, गुड सर्विस बोल रहे हैं, या ट्रस्ट बोल रहे हैं, हमारा यूएसपी मतलब क्या क्लेम है, और उसके लिए हम क्या सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें सपोर्ट भी देना रहता है। जैसे डव कहता है कि हमारी मॉइस्चराइजिंग सोप है, तो वो ये क्लेम करता है कि भाई हमारे सोप में हम मिल्क यूज कर रहे हैं, 3/4 ऑफ द सोप इज मिल्क, तो फिर लोगों को भरोसा होता है कि भैया ठीक है ये मॉइस्चराइजिंग क्लेम है। या फिर मारुति कहता है कि मोस्ट इकोनॉमिक कार है, तो वो बोलते हैं हमारा माइलेज कम है, सबसे कम है, उनका टैगलाइन है कितना देती है, इसलिए दैट उसका मतलब माइलेज कितना है इस कार का। तो ऐसा आप सोचिए कि, तो अगर आप ये करेंगे 5 मिनट में तो आई एज्यूम आपको ये चीज याद रहेगी। ठीक है, अपने बिजनेस में आप सोचिए 3 चीजें सोचिए, हु इज योर टारगेट सेगमेंट, व्हाट प्रॉमिस यू आर मेकिंग, या व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट यू आर गोइंग टू गिव हिम, है, एंड उसके लिए क्या एविडेंस होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट, 5 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ, आप सब अपने अपने बिजनेस के बारे में सोचिए, या जो नया बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 3 थिंग्स, हु इज योर टारगेट ऑडियंस, 5C एनालिसिस आपको डिटेल में करिए, अभी आपके पास समय नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, बट 5C एनालिसिस क्या है, सॉरी अच्छा यहाँ पॉज करा, हाँ। सो आप ये सोचिए, आप ये फ्रेमवर्क 3 चीजें, हु इज योर टारगेट सेगमेंट, ये एज वाइज, इनकम वाइज, डेमोग्राफिक वाइज, किसी भी जेंडर वाइज डिफाइन करिए, साइकोग्राफिक जैसे आपको मतलब एटीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये डिसाइड करिए हु इज योर टारगेट सेगमेंट, देन आप उसको क्या बेनिफिट देंगे, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट और बेनिफिट्स यू विल गिव देम, व्हाट इज आपका यूएसपी क्या होगा, और उसमें आप क्या सपोर्ट करेंगे। मतलब आप कोई क्लेम करते हैं तो कुछ सपोर्ट कर देना पड़ता है ना आपको, कि भैया मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी है, सबसे अच्छा सर्विस है। जैसे आप बोलेंगे मेरा सबसे अच्छा सर्विस है, तो आप एविडेंस देंगे कि देखिए आपका, मैं आपको अपना इंजीनियर बस 4 घंटे के अंदर भेज दूंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, इजंट दैट। कोई अच्छा बोलेगा, अगर मान लो आपने कोई एसी वाला खरीदा और वो कह रहा है कि मैं आपको बहुत अच्छी सर्विस दूंगा, तो कैसे आप बोलोगे, तो आप बोलोगे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 1 दिन के अंदर मैं आपका कस्टमर कंप्लेन अटेंड करूंगा, तभी तो प्रॉमिस मायने करेगा ना, नहीं तो फिर वो लोग बोलेंगे, तो आप फिर वो लोग बिलीव नहीं करते अगर आप कोई प्रूफ नहीं देते हो तो ये 3 चीजें सोचिए आप, ठीक है, अपने अपने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। हु इज योर टारगेट सेगमेंट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड, दैट इज यूएसपी, एंड कुछ एविडेंस यू कैन प्रोवाइड। इतनी सी आप ये चीजें रखिए। वैसे तो आपको पूरा फ्रेमवर्क बनाना होगा, जब आपके पास समय हो तो और अच्छा होगा, बट end by 4:30. Is there anything that you want to go over? तो after that, no, just repeat once again. If after 4:30 you want to go anywhere? Anywhere I need to, I will check with my family, because my kids sometimes they are, I'm not sure मतलब they are अभी they are ready or there, but अभी हाँ I will check, हाँ I will check with them. हाँ ऐसे थी वो सी थी। So was it helpful? पाकिस्तान पे I don't know, मतलब I tried का वो से नमाज पढ़ा। डॉक्टर राफिया ना आपका नाम? नहीं, ठीक। आपने जम्मू में, सॉरी कंफ्यूज कर रहा था आपने, स्कॉल्स जम्मू, और मास्टर्स भी आपने यहीं से किया, एंड यूजी या स्कॉस प्रोडक्ट ऑल थ्रू। तो अभी यू जॉइंड एज अ फैकल्टी IBP, अच्छा कॉन्ट्रैक्चुअल, मतलब यू विल बी लुकिंग फॉर फुल टाइम।
आप कुछ लिख रहे हैं? सर को कुछ बताना है, कुछ सजेशन? हाँ हम बताएं फिर नेक्स्ट टाइम आपको कोई टास्क दिया। मेरा जो टारगेट सेगमेंट्स हैं वो हेल्थ कॉन्शियस पीपल्स हैं और टूरिस्ट्स हैं। और उसके बाद हमारा यूएसपी रहेगा वो नेचुरली ऑर्गेनिक क्रिस्पी विद क्रंच। प्रोडक्ट है क्या? प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट बताइए। हाँ, प्रोडक्ट हमारा रहेगा वेजिटेबल्स और फिशेस। वेजिटेबल एंड फिशेस, वेजिटेबल एंड फिश एज इन रॉ। एक्वा, वो उनका एक्वा Aquaponics एक्वापॉनिक्स वाला वाला। हाँ। नहीं, और- देखिए हाँ। दैट इज रॉ कंप्लीटली और प्रोसेस्ड और समथिंग रॉ रॉ फ्रेश फ्रेश। फ्रेश। अच्छा ठीक। देखिए ये बता रहे हैं आप सब लोग, सुनिए एक बार फिर से आप बताइए कि इन्होंने जो किया है आपका, एक बार फिर से बताइए प्रोडक्ट, टारगेट सेगमेंट और यूएसपी, और कोई एविडेंस अगर आप उसके लिए कुछ सपोर्ट दे सकें। हाँ, टारगेट सेगमेंट हमारा जो एक्वापॉनिक्स के कंटेक्स्ट हैं हाँ। वो हेल्थ कॉन्शियस पीपल्स हैं और टूरिस्ट्स हैं, और लोकल मार्केट भी हमारा उसके साथ रहेगा। और जो हमारा यूएसपी रहेगा वो नेचुरली ग्रोन रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा, क्रिस्प रहेगा और क्रंच रहेगा। और उसके साथ जो प्रूफ ऑफ यूएसपी है वो ट्रांसपेरेंसी, ऑथेंटिसिटी एंड प्योरिटी है। लाइव डेमोस्ट्रेशंस या विजिट्स हम कस्टमर्स को दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो खुद देख सकते हैं क्या हम जो दावा कर रहे हैं, जो हम कंप्लेन कर रहे हैं, ये सही भी है या नहीं। देखिए इन्होंने एविडेंस अच्छा लगाया कि विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन या कस्टमर कैन विजिट देयर प्रेमिसेस, मे बी दे आर एश्योरिंग कि आप कभी भी आके देख सकते हो Yes. हमारा प्रोसेसिंग और हमारा, तो ये हाँ हाँ क्रेडिबिलिटी है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो अगर आप हाउ इट इज, यस यस मैम, फॉर श्योर। अगर आप इसको सिस्टमेटिक कर लें, जैसे ये एक्सपीरियंस वाला एलिमेंट बोला कि अगर आपके जो इंपॉर्टेंट कस्टमर हैं, इफ़ यू रेगुलरली ट्रेक दैम, जैसे आपके बड़े कस्टमर्स हैं कि मैं आपको अपना पूरा प्रोसेसिंग दिखा रही दिखा हूँ, सकते हैं। दिखा सकती हूँ, तो वो एक्सपीरियंस भी बन जाएगा हाँ, कि उसके लिए हम सोच रहे हैं कि हम हाँ स्टूडेंट्स के साथ, यूनिवर्सिटीज हाँ, के बहुत साथ, जगह। स्कूल्स के साथ एक कोलेब्रेशन करेंगे, जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स को लाइव डेमो में सिखाएंगे कि एक्चुअली फार्मिंग की कैसे जाती है और ग्रीन हाउस होता क्या है एक्चुअली। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी वो नहीं है कि वो एक्चुअली में ग्रीन हाउस देखे और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को वो फिर देख पाए या ऑब्जर्व कर पाए, फिर उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करे कि ये फिर इसकी ग्रोथ कैसे होती है, इसकी वजह से वेजिटेबल्स की या बाकी सारा प्रोसेस कैसे रहता है। यहाँ वैसी अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक नहीं है, लेकिन हम वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं इसके साथ। देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने अपना फ्रेमवर्क बताया। हाँ आप बताएंगे या आप बताएंगे, दोनों में से जो भी हाँ आप माइक ले लीजिए, माइक के पास आ जाइए। हाँ हमने टारगेट बनाया ना वो हर ग्रुप और लोअर ग्रुप, वो लोअर इनकम भी और हायर भी, दोनों के लिए। हाँ दोनों के लिए। जो हर कोई हमारा जो फ्रेश फ्रूट्स है हाँ, हाँ। परचेज कर सकते हैं। और जो हम सेकंड हम इसको ये नेचुरल प्रोडक्ट है। नेचुरल प्रोडक्ट है। हाँ, और तीसरा ये है कि प्रूफ या कोई एविडेंस। हाँ हाँ प्रूफ भी है, वो आ सकते हैं कि वो हम फार्मर्स के घर भी आ सकते हैं, हमारे जो गार्डन्स हैं उनको भी देख सकते हैं, ओके, वो विजिट कर सकते हैं। एज एन एविडेंस। ठीक है, कोई टैगलाइन भी सोचिएगा आप लॉन्ग टर्म में, हमेशा जैसे इन्होंने बताया था ना दिमाग की बत्ती जलाती है, ऐसा कोई टैगलाइन या रियल मिल्क रियल आइसक्रीम, वो भी आप सोचिए। हाँ तो आई हैव डिसाइडेड दैट हाँ हाँ grow green with fish power of fish, grow green with power of fish। ठीक है, दैट्स एटलीस्ट स्टार्टिंग विद दैट, दैट्स अ गुड आइडिया। राइम नहीं कर रही है बट थोड़ा और सोचेंगे आप उसको और रिफाइन करेंगे तो Normally- कुछ रिदमिक हो जाएगा। हाँ रिदमिक हो जाता है बिकॉज टैगलाइंस नॉर्मली आर रिदमिक easily Can you know, relate it with related. the health benefits of the fish, because fish is considered as more healthy as compared to mutton or chicken, because it has a good protein source. So make a tagline which will highlight the nutritional protein. capacity of the fish in the feed habits. तो रिदमिक और फिश प्रोटीन आप Yes. थोड़ा सा मतलब अगेन आप यू नीड टू वर्क ऑन इट, Yes. एंड देन इवेंचुअली यू विल फाइंड अ Just राइट catch वन। up हाँ in catch the up. mind. हाँ आप बताइए।
माइक ले लीजिए आप। हाँ हमने सोचा ये हम ये कुकीज़ बनाएंगे हाँ। क्योंकि हम उसमें वो ऑर्गेनिक होगा, पहले ही उसमें हम ये एक्सपेंसिव भी करेंगे, चीप भी करेंगे, जो एक्सपेंसिव होगा उसमें हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो वो बन जाएगा मतलब दोनों के लिए, दोनों पीपल्स के लिए होगा, मतलब दोनों के लिए, और रिच के लिए भी पुअर के लिए भी, मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं जितना वो हम वही मतलब वैसा ही बेचेंगे दोनों के लिए। और हमने सोचा इसमें हम होम डिलीवरी रखेंगे, होम डिलीवरी। और कुछ देखिए यूएसपी क्या होगा, क्योंकि कुकीज़ तो हर कोई बेच रहा है, बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे ना, तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, कोई तरीका है? क्योंकि बहुत सारी कुकीज़ ऑलरेडी मार्केट में है, तो थोड़ा सा सोचिए आप अलग कैसे करोगे दूसरों से। कुछ है जो, या होम डिलीवरी आई एज्यूम अगर कोई नहीं दे रहा तो आपके लिए वो होगा, लेकिन आजकल होम डिलीवरी तो सभी कोई दे रहा है ना, बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है। Not improvise on the product, like you see the walnut fudge we had in the morning, पहले वो नहीं होता था, so suddenly out of the box it came to the market and सब अब हर किसी function में, even marriages में, when engagements are there, any social activities there, they are asking for this walnut fudge, and it's a premium product और लोग ले रहे हैं। and moonlight पता है दरगाह में उसने अपना एक MSP बनाया है, हमने वही बोला एक्सपेंस, वो सिर्फ वही बेचते हैं, एक्सपेंस में हम करेंगे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड तो वो बेच सकते हैं, वो मतलब रीजनेबल और पैकेजिंग अच्छे से करेंगे, और कुछ उसको मतलब वैसा कुछ सिंबल रख देंगे, मतलब जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मतलब कश्मीर। मेरी सजेशन रहेगी, सिंस यू आर नॉट फ्रॉम द फील्ड बट स्टिल इसमें ज़्यादा फील्ड का कोई रिलेवेंस नहीं है, आप अपना कॉमन सेंस और सही ऑब्जर्वेशन क्वालिटी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास विजन होता है ना, अगर सर ने आपसे डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योर कौन है, वो कॉमन मैन होता है, कोई बड़ा पढ़ा हुआ उतना भी नहीं होता है। यस देयर आर चांसेस विद education and all, you can access all those tech related things and promote your product, learn new techniques, be part of bigger। तो अगर आप इसमें आजकल हेल्थ कॉन्शियस बहुत है लोग, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनके शुगर लेवल्स कुकीज़ के साथ एसोसिएटेड है, तो अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, हाँ कुछ ऐसे चीज़ें जो मार्केट में अपील करे उन वाले कस्टमर सेगमेंट जो चाहते हैं कुकीज़ खाना बट ड्यू टू हेल्थ कंस्ट्रेंट नहीं हो रहा है, एक ऐसा मार्केट। आप समझिए मेरी बात, तो एवरी टाइम व्हेन यू डिज़ाइन अ प्रोडक्ट और यू प्लान टू डिज़ाइन अ प्रोडक्ट, थिंक लाइक अ कंज्यूमर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो हमारे आए दिन होती है, विच इज़ इन द फैमिली, और सोल्यूशन भी वहीं से आएगा। जब किसी को प्रॉब्लम अच्छे से आइडेंटिफाई करनी आएगी ना, देन सोल्यूशंस के लिए वो पाथवे होगा। तो उस तरीके से सोचना है, बिकॉज जब आप मिडिल लेवल और हाई लेवल कंज्यूमर को टारगेट करेंगे, डिफ़िकल्ट प्रोपोजिशन, उसके लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का होना है ना। आपने पहले बिगिन में यही करा ना, बट इट बी वेरी डिफिकल्ट टू केटर बोथ द सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट। आपको एक यूनिक कहीं ना कहीं अपने आप को अलग दिखाना है। एनीबडी एल्स? देखिए इन्होंने जस्ट बोला ना कि अगर आप हेल्थ वाले में जाओगे तो बाय डेफिनेशन थोड़ा यूनिक हो जाएगा, फिर उसका प्राइस भी होगा। हेल्थ आप करोगे तो एक डिफरेंट सेगमेंट होगा और कॉस्ट भी होगी। आप कुछ नए इंग्रेडिएंट्स लोगे, कुछ अलग फॉर्मुलेशन रखोगे, इजंट दैट? तो ये कॉस्ट और प्राइस भी है। आप हेल्थ की बात करोगे तो वो सस्ता नहीं दोगे आप, या सस्ता बिकेगा भी नहीं, क्योंकि हेल्थ वाला एक लिमिटेड मार्केट है। सर अगर हम मिक्स्ड फ्रूट्स की बात करेंगे उसमें, हाँ मिक्सड फ्रूट्स इसमें कैसे improvise हैव यू by सीन yours। एनी प्रोडक्ट? मतलब जो आधे होते हैं वो मतलब बोलते हैं हमें वो फ्रूट चाहिए, मतलब जैसे फैट्स नहीं, अगर हम मतलब फ्रूट्स भेजेंगे, लेकिन एज कुकीज एज फ्रूट्स एज मिक्स्ड फ्रूट्स की बात करें, मैं दूसरा बोला मैं, दूसरा अच्छा दूसरा फ्रूट मिक्सड फ्रूट्स हाँ एज इन रॉ, और आप उसका एक्सट्रैक्शन जूस लेंगे? नहीं, ये होता है ना, मतलब कट करके, मतलब सॉरी मिक्स्ड फ्रूट्स, हाँ वही हम बोल रहे हैं। Fruit salad. That's already there. That's already there. fruit salad. Pick and choose के apple तो I can give you one suggestion. Like when I was in China, वहाँ पे they don't sell fruits like we sell here in the market, retail market. वहाँ सब fruit cuts होते हैं, apple cutter They give that in that cup. Yes. इनकी Then वेजिटेबल्स भी Lid वैसी cut. होती है। yes, so we can take उसका per kg price is same. So you whatever fruit you wish to take, you can put in the bowl. And वहाँ पे वो bubble उसको बोलते हैं, that is some sort of a sweet and limey उसमें एक add on करता है। So you put on all the fruits which you like,
put in the container, उसमें वो चटनी डालते हैं, then you go. So on a go you can eat many fruits altogether. It's a sort of an innovation. There are 2 to 3 startups already in Jaipur. So in Kashmir as such we don't No, have. I saw one. They are roadside. Just I saw them opposite of the Pick and Choose. This road. I saw them. इट इज नॉट द बेस्ट टाइम, नहीं तुम आनंद सर को एक फ्रूट चाट यहाँ का Yes, खिलाते yes, yes, यहाँ का एप्पल Exactly. वुड हैव लाउड, बट सीजन अभी नहीं है फ्रूट्स का, right. मतलब उस हिसाब से। बट एनीवेज यहाँ वो इंटरवेंशन नहीं है। यहाँ के आप देखेंगे जितने भी जो फेमस यहाँ के स्टिल है रिसेंटली जो इवॉल्व होते हैं, वहाँ को वो खुद से देते हैं, खुद से बनाते हैं। तो ये कस्टमाइजेशन ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई फ्रूट ज्यादा लूँ जो मेरी पसंद का There shouldn't be any restriction at all. है, वो खुद से बना दे। कोई फ्रूट पसंद भी नहीं आता है, वो भी उसमें होता है। Right. तो वो चीज़ है That कि could be दिस done. कुड बी अ गुड इंटरवेंशन, That could be जैसे आप done. सोच सकते हो। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू टेक दिस फ्रेमवर्क फर्दर? हमारा प्रोसेसिंग ऑलरेडी चल रहा है, प्रोसेसिंग किस चीज़ का? हम जितने भी फूड्स है उनकी प्रोसेसिंग करते हैं। लाइक एप्पल्स का हम पल्प, जैम वगैरह बनाते हैं, और वेजिटेबल्स का मिक्सड वेजिटेबल्स उनमें पिकल्स वगैरह बनाते हैं, और चॉकलेट्स, चकीज़, और सर हनी के कुछ प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। और हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि लास्ट 2 ईयर में हमने ये देखा जितने हमारे कस्टमर्स है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि ड्राइड वेजिटेबल्स वगैरह, वो इनिशिएटिव सब ने बुला दिया था। हमने वो फिर से वापस लिया है कि हाँ वो ड्राइड वेजिटेबल्स वगैरह हम करते हैं, उनकी पैकेजिंग वगैरह, उससे मतलब वो हमें ज़्यादा बिकता है एज़ कम्पेयर टू जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, वो ज़्यादा हमें उसके कस्टमर्स हमें ज़्यादा होते हैं, उसका मार्जिन भी हमें ज़्यादा होता है। और सर उनका वो खुद भी आ सकते हैं, हमारे जो हमारा प्लांट है वहाँ पे आते हैं, इवन की सुकास्ट वाली भी आते हैं वहाँ पे, केवी की या बाकी को, वो वहाँ पे खुद प्रैक्टिकल देख के प्रैक्टिकल बना के ले जाते हैं। हम वहीं पे वो सर्विस उनको देते हैं, फ्रेश मतलब वही बना के वो ले जाते हैं। वो हमारा बिजनेस अभी चल रहा है वही। आपका प्लांट वो कुपवारा में है? कुपवारा में, ढगमुला। अच्छा, प्रोसेसिंग प्लांट, और फ्रूट से लेके पिकल्स वगैरह, ड्राइड वेजिटेबल्स। और डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में मतलब बहुत पुराने साल, आई डोंट नो कितने इयर्स बैक का एक वो आता था बकवीट, Buckwheat, yes. वो अब भूल ही गए हैं। लास्ट ईयर मैंने वो भी किया है। बकवीट का मार्केट इतना ज़्यादा होता है, वो मेडिसिनल यूज़ होता है, उसके बकवीट हम वीट बना के दे देते थे, रोटीज़ वगैरह वो हम बेचते हैं। आपका कोई ब्रांड है? इधर नहीं ब्रांड? हमारी एक कंपनी है जगहपुरा वुमेन FPC, जिसका हमें CBPO यही डायरेक्टेड एक्सटेंशन सुकास्टिक। आप दोनों उसके साथ नहीं सर, ये अलग है, हम अलग। आपने कोई सर्टिफिकेशंस करवाया जैसे फसाई हो? जी, इवन हर एक हमारे पास सर्टिफिकेशन है। That is really important because in today's market people have money to spend. जैसे इन्होंने कहा कि she was talking about dry vegetables. That's one kashir part haksun. Now everyone is having money and they want to spend. और अब लोग they want to eat. जैसे अभी recently मटन का केस हुआ, या चिकन का केस हुआ, या एग्स का केस हुआ, तो people wish to eat more healthy. And if that just a second कि जो भी आपका ड्राई प्रोडक्ट्स है ना, if the dry होता है they can have a bacterial load in themselves. But if you are doing a proper certification, proper marking and proper branding, then anyone will take it. You understand? So specifically for those dried products, यहाँ पे हो सकता है कि load ज़्यादा हो. So but if some sort of a certification is there, it is proving that it is fit to eat. It will boost up your sales. बहुत अच्छी बात कही ये, जिसमें थोड़ा साइंस भी यूज़ होता है। जैसे मैं आपको पापड़ का बता रहे थे, बहुत सारे जो हमारे मैनुअल ड्राइंग प्रोसेस है ना, उसमें बैक्टीरियल लोड जो स्लो ड्राइंग होती है, तो बैक्टीरियल लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे सन ड्राइड होती है या कुछ चीज़ें होती हैं, या जो सोलर ड्राइंग, या आजकल जो एवोपरेटिव या फ्रीज ड्राइंग होती है, वो तो बहुत महंगी होती है। फ्रीज ड्राइंग मतलब सीधे वो फ्रीज करके पीस में होती है। तो अगर आप वो कुछ कर पाओ, जैसे बाकी सब लोग फ्रीज नॉर्मल ड्राइंग कर रहे हैं और आपने उसका प्रोसेस चेंज कर दिया कि मैं आपको एडवांस ड्राइंग मेथड दे रही हूँ या बैक्टीरियल लोड कम करके दे रही हूँ, तो सडनली वो प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, isn't it? क्योंकि उसमें आपने दूसरों से अलग कर दिया। जो मशरूम कल्टीवेशन करते हैं तो मार्केट नहीं था उनका, मतलब मशरूम बल्क्स में निकलता है तो उसके शेल्फ लाइफ भी बहुत कम होती है। तो उनका हम काम करते हैं, उसका हम मशरूम ये बनाते हैं, बिस्किट्स, मशरूम पिकल बनाते हैं, उसकी लाइफ शेल्फ बढ़ जाती है और कस्टमर। हाँ जी, उसमें और एक मशरूम है डिंगरी मशरूम, तो उसकी लाइफ शेल भी बहुत कम, मतलब कम लाइफ शेल है, तो उसको
उसको हम वैसे ही ड्राई करते हैं और ड्राइड में उसका जो ये प्राइस होता है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है कंपेयर टू फ्रेश। हमारा होपफुली एक सेशन है सर्टिफिकेशंस को लेके। जी सर। सो आप उसमें भी ध्यान रखिए, जिनकी नहीं है सर्टिफिकेशन, व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर गोइंग इट, स्पेशली फॉर फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देखिएगा कैसे हैं, तो वो सेशन भी आप देखेंगे। आई गेस वी हैड वन लाइन आल्सो। I will add one thing in that. If in addition to this program, if anyone is willing to need any sort of an assistance, हमारा ABC ब्रांडिंग सेंटर है यहाँ पे, एलिस ब्रांडिंग सेंटर जी, तो वो आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल बताएंगे हाउ, बिकॉज मी एज अ लेमैन आई हैव अ प्रोडक्ट, ये मेरे पास रेडी है, अब मुझे नहीं पता कि अब करना क्या है, क्योंकि मेरे पास मार्केट में इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मुझे में हो सकता है मुझ में इतनी जस्ट ट्रेडिशनल फार्मर होता है, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ, उसका रीच नहीं होता। सो आप यहाँ आए ABC सेंटर में, दे विल टीच यू हाउ टू ब्रांड इट, they will teach you how to certify it, they will also help you in labeling and branding of this product. So take everything is an opportunity for you unless we don't avail it. So in addition to this program, this is a good opportunity for everyone. You come to that ABC center, you see कि होता कैसे, how they will tell you each process, फसाई की करवानी है, लेबलिंग करवानी है, ब्रांडिंग करवानी है, मार्केट पोजीशनिंग करानी है, everything. हाँ, we have लास्ट one ईयर more. थे, उन्होंने ही करवाया बताएं। प्रॉपर सर्टिफिकेशन, लेबलिंग वगैरह उन्होंने। It is add on to this. मेरा अपना मशरूम यूनिट है, बटर मशरूम। मैं पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ, तीसरा साल है, तो मैं मतलब ऐसे ही बेचती थी 200-300 में केजी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पिकल्स बनाऊँ, और मैं सोच रही थी मशरूम यखनी, और मैं बनाती हूँ पिकल्स। अब मैं सोच रही थी मिक्सड वगैरह बनाती थी, मतलब उसका अब मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊँ मीट पिकल और मशरूम का ये बनाऊँ बारबेक्यूज, और मैं ये सोच रही थी कि वाइल्ड मशरूम है ना, उसका मेडिसिन वो भुजी। तो आपने आपके ख्यालात तो अच्छे हैं, आप खुद भी इस बिजनेस के साथ, आप FPO से हैं मुझे ये लगता है। सेम हमारी ये आप अच्छा के साथ भी अच्छा। मेरा अपना अलग ब्रांड है। मुझे ये जो है ना ABC, हाँ मुझे हाँ इंस्टीट्यूट, हाँ ABC ब्रांडिंग के अंदर। मगर मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी सर्टिफिकेशन वगैरह करके, क्योंकि ये फूड रिलेटेड सारे हैं, होपफुली अच्छा सर्टिफिकेशन भी, दैट्स वंडरफुल देन। तो इसको नेक्स्ट लेवल पर कैसे लाना है आपको, वो आपका, क्योंकि हमारा ये काम ही है कि मार्केटिंग के ऊपर फोकस है हमारा सारा, क्योंकि जब भी प्रोड्यूस कर रहे हो उसको मार्केट तक और कंज्यूमर तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज रहता है हर किसी बिजनेसमैन के लिए। तो वो चीज़ आप देखें कैसे, कौन कौन सी नई इनोवेशन टेक्निक्स हैं जहाँ से मैं रीच आउट करती हूँ। और मेरा एक मानना है, और अब 2 वीडियोस फ्लोट करेंगे ना, एक जेंडर वाइज, मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू गिव दिस एग्जांपल। वीडियोस जो फ्लोट करेंगे, जो लाइक्स या सब्सक्रिप्शंस होंगी, कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली दे ओवरवेट अस, क्योंकि इनके वीडियो की ज़्यादा वो होती है। तो आप अपना एक अच्छा वीडियो बनाया, अपने जो पिकल्स मैन्युफैक्चर जहाँ से आप करते हैं ड्राइड अप, आप देखिए उसको अच्छे से सोशल प्लेटफॉर्म पर डाल के, आई होप यू विल गेट अ गुड रेस्पॉन्स और रीच थोड़ी सी बनेगी और आपके ऑर्डर्स आने स्टार्ट होंगे, ठीक है। हाँ मैंने तो बनाए बहुत सारे वीडियो। ठीक, बहुत बढ़िया। आई होप दैट आप प्रॉपर स्पेस यूज़ करें, ठीक है, प्रॉपर हैंडल्स यूज़ करें, प्रॉपर एसोसिएशंस और पार्टनर्स यूज़ करें, जिससे आपका यानी लेवरेज आ जाए। लेवरेज मीन्स आप दूसरे के ब्रांड वैल्यू को ऑलरेडी यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटी स्टार्स होते हैं, क्या करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, दे यूज सेलिब्रिटीज फॉर देयर एंडोर्समेंट। आपके पास वो एक्सेस नहीं है क्योंकि उसका कॉस्ट इम्प्लीकेशन है। शाहरुख खान हम नहीं ला सकते ना, उसकी पेमेंट बहुत बड़ी। हम लोकल कोई बिजनेस, कोई रिनाउंड पर्सन अगर उतना हो सके, या कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो यहाँ का हो सकता है, आप वो प्रमोट कर सकते हो। और आपके प्रोडक्ट में उतना दमखम है, अगर दमखम नहीं है, खाली कच्चे प्रोमिसेस मत करो। इट्स बेटर टू बी ऑन एथिकल ग्राउंड्स, ठीक है, बस वो चीज़ है। I'd like to add on this. See, आप कह रहे हैं कि मेरे पास मशरूम्स हैं, so I will do this, I will make yakni, I will make anchar. You target your audience, what they need. अगर आप अचार भी बनाओगे, यहाँ से आप यखनी भी बना रहे हो, you will not reach to anything. You just see आप जहाँ रहते हैं, जिस प्लेस में, start from there. आपके विलेज से स्टार्ट करें। क्या चाहिए, मेरी बात आ रही है। सेशन की अटेंडेंस हुई तो सी आसपास में लोगों को क्या चाहिए, आपके पास मशरूम है, यू हैव एन एसेट, सो हाउ यू कैन डेवलप दैट। लोगों को मशरूम, क्योंकि यहाँ पे मशरूम है बारबेक्यू,
आई डोंट फील अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे कोई मशरूम बारबेक्यू खाता है, नहीं खाता है. If you try to make that improvisation, no one will buy it. So you understand the users or customers need. On the basis of that, you develop a product. समझ में आ रही है मेरी बात? Don't go यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, इधर भी जाना है, एक ही चीज को पकड़ के. But by understanding the market, by understanding your customer, when you understand them, then you launch your product accordingly. That will give you a boost rather than doing everything. अच्छा, चूंकि हमें कुछ और इज देयर एनी अदर ऑब्जर्वेशन? There is one thing, हाँ हाँ, he has ये माइक sir. use mic. Sir, I would like to thank you people and you who created this, conversational type of program. I think, she is the one. It is first time that उसने willingly बात ही नहीं कर पाती. So it is only possible when you people created this space. मैं इसके लिए फर्स्ट टाइम इसने बात की. तो आज से ये नहीं रुकेगी अब. Inshallah. इंशाल्लाह नहीं रुकेगी. और जो आप में देखिए, ये क्लासरूम नहीं है. आई कीप ऑन रिपीटिंग. ये आपको एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, सेशन है, इंटरेक्शंस का, नेटवर्किंग का. कोई टेक बेस्ड है, आप उसके साथ जुड़ा, आपका हमारा ग्रुप बना है. लेट अस लेवरेज ईच अदर स्ट्रेंथ. नेटवर्क जो होता है ना, आपके पास तीन एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपके आपके शहर में है या आपके पास बहुत एक्सेसिबल है. तो आप तो कभी भी आप Entrepreneurship is all about an ecosystem, or where we say, Warren Buffett rightly said, your net worth is your network. तो आप एक दूसरे की नेटवर्किंग का इस्तेमाल करें. कोई बहुत नाउ सीखिए. Your network is your net worth. नेटवर्थ हम कैपिटल को बोलते हैं. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे पास आज टाइम है. आज आपका फर्स्ट डे था. यू सिंक इट इन हाउ दिस सिस्टम विल वर्क. कल से हम बहुत स्टर्न रहेंगे. मैंने आज बहुत रिलैक्सेशन दी. आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ, पर्सनली आई एम हैंडलिंग इट. मैंने सारे काम साइड में रखे हैं. एंड आई एम लुकिंग आउट फॉर द पार्टिसिपेंट्स. आपकी वाइब्रेंसी को मैं चेक कर रहा हूँ, कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है. मुझे पता है आप में से कोई अच्छे माने भी हैं, कोई मगर मैं चाहता हूँ इंटरेक्शंस आए, सेशंस आप टाइम पर करें. ठीक है. तो जो हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आज से रहेगा, पहले तो आप जो एकोमोडेशंस हैं, जिनको एकोमोडेशन, I'll give a suggestion. Try to be selfish. अब यहाँ पे आए हो, टाइम निकाला है, हमने भी टाइम निकाला है, यहाँ आके बैठे बातें करोगे, वक्त गुजर जाएगा. अपने लिए खुदगर्ज बनो. जब तक आप खुदगर्ज नहीं बनोगे ना, तब तक आप मुझे पूछोगे नहीं. अब वो बोल रहा है हमारा भी काम चल रहा है, सर्टिफिकेट भी मिलेगी. But if you will work this way, this is not going to help you. So that's why sometimes you have to be selfish for yourself. Unless you don't feel like the way, then you will not be able to achieve anything. चलो, सबको अपने लिए सोचना है. मेरे साथ कौन बैठा है, यहाँ कौन बैठा है, let it be. Work for yourself here. अच्छा, दो चीज़ें मैं बोल रहा था. एकोमोडेशन जिनको फर्दर लेनी है वो अभी हमसे कंटैक्ट करें. विल प्रोवाइड द एकोमोडेशन टू देम. राइट. सेकेंड, देयर इज गोइंग टू बी फीडबैक लिंक एवरी डे. तो आज भी ग्रुप में फ्लोट होगी, उसका टाइम विंडो होगा, वो हम ग्रुप में फ्लोट करेंगे, उसी टाइम में आपका रिकॉर्ड हो जाएगा. तो उस चीज़ और Q&A हर दिन क्या आएंगे, MCQs. आपने आज सेशन में क्या क्या चीज़ें करी, वो आप ऑन टोज रहेंगे. आज का रिपोर्ट जो है डॉक्टर सजाद साहब के साथ आप एक ग्रुप चूज़ कर लीजिएगा आज ही, जो हमें कल सुबह तक